अब आगे चलते हैं चैप्टर 5 में बोल रहे हैं एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया 1757 से 1947 तक। ठीक है, ये तो आज ही पढ़ा था। तो इसके अंदर बेसिकली ये कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा है। ब्रिटिशर्स ने जो करा वो तो ठीक है, पेन टैप तो चले, कंट्रोल शिफ्ट पी हो गया। चलिए, तो ब्रिटिशर्स पहले मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसी को फॉरवर्ड करते थे, फिर उसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करनी शुरू करी, फिर उसके बाद इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करा जिससे कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सके। फिर यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल हो जाती है, तो अब ये जो वेस्ट है ये चाहता है कि ये न्यू कलोनियलिज्म कर ले। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है या तो आपने वीडियोज़ नहीं देखे या तो फिर आपने अभी तक हिस्ट्री की रिवीजन कहीं से नहीं करी। मर्केंटाइलिज्म करी, फिर उसके बाद एडमिनिस्टर करा। मर्केंटाइलिज्म एडमिनिस्टर कब शुरू करा? 1764 बैटल ऑफ पलासी के बाद एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया, है ना, ड्यूल गवर्नमेंट बना ली एंड ऑल। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेलवे, टेलीग्राफ, फिर उसके बाद पोर्ट्स, वो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद चले गए। और अब ये न्यू कॉलोनिज्म, दैट इज दे वांट टू कॉन्कर आर मार्केट, दे वांट टू कॉन्कर आर मार्केट एंड दे वांट टू कॉन्कर आर माइंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है पूरा का पूरा। चलिए, अब यहाँ पे बोला है कि ब्रिटिश ने कैसे अपनी पैरामाउंसी को इस्टेब्लिश करा, उसको बता दो। अभी बता देते हैं। तो पहले पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस थी, पूरा अवध का भी अभी एक्सप्लेन करा है पिछले वीडियो में। सब्सिडरी अलाइंस भी एक्सप्लेन कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक्सप्लेन कर दिया, मिस गवर्नेंस ये भी एक्सप्लेन कर दिया, अवध में इन लोगों ने लगाया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे लिखा है वाई ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसीज। सिंपल सी बात थी भाई, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक रेंज को इंक्रीज करने के लिए, वाइट सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, और कंपनी के फ्रंटियर्स को सेफगार्ड करने के लिए, और इंडियन स्टेट्स को जीतने के लिए विदाउट वॉर। इसमें क्या ही जानना है। इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज क्या थी भाई? इसने बेसिकली भाई क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल आ गया। देख रहे हो, कंट्रोल ओवर इंडियन रूलर्स, कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑल पॉइंट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, फिर इंडियन इकोनॉमी जो होती है वो सबऑर्डिनेट हो जाती है ब्रिटिश इंटरेस्ट के, जिसको कि इंपीरियल प्रेफरेंस ये लोग कहते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 डायरेक्ट आउटकम था ऑफ देयर पॉलिसीज, और डायरेक्ट रूल आ गया ब्रिटिश क्राउन का आफ्टर 1857 का रिवोल्ट। अब ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहा। तो ये कहते हैं कि ये ग्रेट गेम भी खेल रहे थे साथ साथ में। जैसे मैंने आपको याद है बताया था कि ये लोग पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, पहले तो वो था ना, क्या कहते हैं, पहले तो ये था कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, फिर प्राउड रिजर्व का। क्यों? क्योंकि रशिया जो था वो एक्सपैंड कर रहा था, तो उसी को ग्रेट गेम कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खेला। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे भी इन लोगों ने सेम चीज़ करी। पहले तो इन लोगों ने मैकमोहन लाइन खींच दी, जिससे कि ये डिसाइड हो गया कि भाई तिब्बत कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर होगा। फिर इसके बाद इन लोगों ने 1935 में बर्मा को भी सेपरेट कर दिया, राइट, ताकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गार्ड हो जाए, क्योंकि वहाँ से जापान का एडवांस हो रहा था। यहाँ पे इन लोगों ने अफगानिस्तान में अपने बंदे बिठा दिए, क्योंकि इनको पता था कि रशिया जो है वो एक्सपैंड कर रहा है इनटू एशिया। फिर इसके बाद अगर आगे चले तो ट्रेड मोनोपोली तो इनकी थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड हुई भाई, ट्रेड मोनोपोली थी। जो भी ब्रिटिश मेड गुड्स आ रहे थे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, मतलब टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में। तो अब मान के चलिए चाइना का सामान इंडिया में आए और उस पर कोई भी इंपोर्ट ना लगे, क्या कोई कंपनी इंडिया इंडिया की टिक पाएगी चाइना के सामान ही? अरे तो मोबाइल में देख लो भाई, Xiaomi लावा को खा गया, है ना। तो वैसे करके कि लावा था, फिर उसके बाद माइक्रोमैक्स था, ये सब कहाँ गए, है ना, चाइनीज़ कंपनी खा गए, डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ जो इनके ऊपर ड्यूटीज़ लगाई फिर भी, है ना। तो ये चीज़ कि सोचो उस समय तो कोई ड्यूटी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सप्लॉयटेशन बनाई, जो कि मैं बार बार बोलता भी हूँ कि इन लोगों ने क्या बनाए, रोड बनाए, रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए। चलिए, तो मैं ये मैनिपुलेशन है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन लोगों ने अपना ली। पहले सब्सिडरी अलाइंस था कि हमारे नीचे रहेंगे, फिर उसके बाद दो गुटों को लड़ाओ, है ना, लड़ाओ और राज करो, वो वाला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड फिर मतलब प्रिंसली स्टेट को कैसे हैंडल कर रहे थे, पहले था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर पैरामाउंसी। इसके बाद एक और था, इक्वल इक्वल फेडरेशन बना दी। इक्वल फेडरेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल फेडरेशन का मतलब जब 1935 का इन लोगों ने एक्ट लेकर आए ना, इन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं सडनली भाई, जो कि इनके पहले नीचे थी, अब सडनली कह दिया कि प्रिंसली स्टेट के पास मर्जी है, उसको इंडिया में रहना रहे, नहीं रहना ना रहे। अरे ये क्या बात होती है ना। तो वो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी का मेंस में कि ब्रिटिशर्स ने क्या, मतलब ब्रिटिशर्स ने पावर ट्रांसफर को एकदम कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो यही उसमें लिखना था कि अब तक जहाँ पे ब्रिटिश पे एक पैरामाउंट पावर थी, सडनली वो कहती है कि प्रिंसली स्टेट्स के पास फ्रीडम का अधिकार होगा। चलिए, अब बात करते हैं कि प्रेस कैसे डेवलप हुई। सबसे पहले जो प्रेस थी वो पोर्चुगीज़ लेकर आए इंडिया में। फिर इसके बाद हिक्की की बंगाल गैजेट आती है। इसके बाद सबसे पहली बार प्रेस को रेगुलेट करने के लिए 1799 में कौन लड़का, जो कि था वेलेस्ली, ये लेकर आता है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। ठीक है, ये क्यों लेकर आता है? क्योंकि फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया की एक पॉसिबिलिटी थी।
फिर इसके बाद लाइसेंसिंग आती है 1823 में, ठीक है। फिर उसके बाद मेटकाफ कहता है 1835 में कि इतना भी स्ट्रांग नहीं, इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए, तो मेटकाफ इसीलिए इसको कहते हैं लिबरेटर ऑफ द प्रेस। फिर इसके बाद 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ये कहते हैं कि नहीं, लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, ये बंदा सही कह रहा था, तो 1857 में लाइसेंसिंग होती है। उसके 10 साल बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है जो कि कहता है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 का, क्योंकि अब वर्नैकुलर में तिलक जैसे जो लोग थे जो कि नेशनलिज्म का स्पिरिट जो था वो राइज हो रहा था, है ना। जो मिडिल क्लास जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड था वो प्रिंट कर रहा था वर्नैकुलर में कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया लिट्टन। लिट्टन कहता है हर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर प्री सेंसरशिप लगेगी, और अगर उन्होंने कुछ भी उल्टा लिखा होगा उनकी प्रिंटिंग प्रेस उठा के ले जाएंगे हम। फिर इसके बाद 1908 में क्या हो रहा है, स्वदेशी मूवमेंट नीचे जा चुकी है और मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ रही है। तो मिलिटेंट होते थे वो लोग, क्या करते थे, वो पैम्फलेट्स लेकर आते थे और पूरे मार्केट में बिखेर के भाग जाते थे। तो वहीं पर आया इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908, और वहाँ पे न्यूज़पेपर के ऊपर लगा। फिर उसके बाद इंडियन प्रेस एक्ट आया जिसने इसको और कॉन्क्रीट कर दिया, जिसने कि ये कहा कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं वारंट्स, अगर कोई भी हिज मैजेस्टी के खिलाफ कुछ लिखेगा तो, या फिर उसकी सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा। फिर उसके बाद इंडियन प्रेस एक्ट आता है 1931 का। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे जो प्रेस होती है बावली हो जाती है। आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बहुत सारे फोटोज हैं सॉल्ट सत्याग्रह के, क्यों हैं, क्योंकि उस समय मतलब वो प्रेस नहीं खींच रहे थे, तो वो पूरे के पूरे न्यूज़पेपरों में फैल रहे थे। लोगों को लग रहा था कि गांधी जी ने तो भाई जादू ही कर दिया कुछ, तो उन्हीं को रोकने के लिए इंडियन प्रेस एक्ट 1931 आता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पोर्चुगीज 1500s में, फिर अगस्त हिक्की, फिर उसके बाद सेंसरशिप ऑफ प्रेस 1799, 23 का एक्ट, 35 का एक्ट, फिर लाइसेंसिंग आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, रजिस्ट्रेशन 10 साल के बाद, फिर उसके बाद वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट, 1931 का इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स, और 1908 का अगर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट याद होता है तो और क्या ही चाहिए। चलिए, एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगा। वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहली बार बंगाल को तोड़ा और उसके डिस्ट्रिक्ट बना दिए, ठीक है, और अब कलेक्टर अपॉइंट कर दिए। फिर इसके बाद कॉर्नवालिस आता है, वो कहता है कि भाई कलेक्टर के पास इतनी पावर है, तो उसने जुडिशरी को कलेक्टर से छीन लिया और जजेस को अलग बना दिया। फिर इसके बाद वेलेस्ली आता है 1799 के आसपास, ये फोर्ट विलियम को इस्टेब्लिश करता है, जहाँ पे बेसिकली आज का लबासना है वैसे वहाँ पे फोर्ट विलियम्स था। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से पहले पेट्रोनेज सिस्टम था। इसका मतलब ये होता था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे वो वो नॉमिनेट करेंगे कि कौन सिविल सर्वेंट बनेगा। 1853 के चार्टर के बाद क्या होने लगा, एग्जाम्स होने लगे, कहाँ पे, लंदन में। फिर उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 आता है, जो कि ये कहता है कि कोई भी पर्सन, चाहे इंडियन हो यूरोपियन हो, जो कि 7 साल तक मिनिमम इंडिया में रहा है, वो आ सकता है, इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, ठीक है, ऑफिस में अपॉइंट हो सकता है। फिर उसके बाद एचिसन कमीशन आती है। एचिसन कमीशन क्या कहती है, ये कहती है कि हमको इंडियन सिविल सर्विसेज को 3 लेवल पे तोड़ना चाहिए, एक होगी इंपीरियल लेवल, एक होगी प्रोविंशियल, और एक होगी सबॉर्डिनेट। फिर उसके बाद ली कमीशन आती है, जो कहती है कि भाई थोड़ा सा इंडियनाइजेशन करते हैं, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज के लिए ली कमीशन आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नीचे क्या आती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बैठती है। और प्री इंडिपेंडेंस में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इसको अबॉलिश करो इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि यही एक ऐसी सोच थी जिसकी वजह से अंग्रेज 200 साल तक हम पे राज कर पाए। सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, हम इसे एक बिनोवलेंट पावर बनाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग देश को चलाने के लिए। चलिए, तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स क्या करते थे भाई, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह काम करते थे, एग्जीक्यूटिव काम भी करते, जुडिशियल काम भी करते थे। ये कलेक्टर थे तो ये रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, ठीक है, इसी के साथ साथ ये सारी की पोस्ट को होल्ड करते थे। और ये कहा जाता था कि यही हैं वो लोग जो कि गवर्नमेंट एक्टिविटी को ओवरसी करते थे, और ये इंश्योर करते थे कि कोई भी जो रिवोल्ट हो रहा है, लोकल रिवोल्ट्स होते थे, उनको सप्रेस करते थे। इसीलिए आज भी डीएम के पास जो पुलिस की लाठीचार्ज होगी वो डीएम की परमिशन के बिना नहीं हो सकती, है ना। तो पुलिस जो थी वो इन्हीं के नीचे आती थी। सेफ्टी वेल, सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट एओ ह्यूम अ सिविल सर्वेंट फॉर्म्ड आईएनसी फॉर रिली, मतलब कि कहीं से कहाँ जोड़ दिया, छोड़ो। हाउ सिविल सर्वेंट्स हेल्प ब्रिटिश एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, रेवेन्यू एक्सपेंशन। फिर उसके बाद लीगल एंड जुडिशियल रोल, जो कि हम ऊपर, मैं कह रहा हूँ ना, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, तो वो अलग अलग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन मेंस में आ गया तो बच्चे को पता हो इसमें क्या लिखना है। सर्वे एंड मैपिंग कराई इंडिया की, ठीक है, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, है ना। तो वही सेम चीज़ की मतलब, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स लाइक डेलहाउसी, they utilized doctrine of lab policy to annex states whose rulers were deemed incompetent और who died without a biological hire, ठीक है, वो ये सब आप लिखो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है
कि हम ये कह सकते हैं कि जो जो सिविल सर्वेंट्स थे इन्होंने अंडरटेक किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, कि इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ग्राउंड पर लगाया। जो आज आईएएस करता है उसको टिरेनिकल फॉर्म देकर इसमें लिख देना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद जुडिशियल रोल करता है, लीगल जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करता है, रिवोल्ट्स को सप्रेस करता है। आज क्या लिखोगे, प्रोटेस्ट जो होती हैं उस समय रिवोल्ट होते थे, अपराइजिंग होती थी, उनको सप्रेस करता था। पब्लिक के अंदर, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन था, सिविल सर्वेंट था, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज को सबसे पहली बार पुश किस बंदे ने दिया, तो वो मेयो था। मेयो ने कहा कि भाई हमारे पास लोकल बॉडी होनी चाहिए, लेकिन ये कहता था कि भाई इसके अंदर इन इन द ईयर 1870 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज। ये सब छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिपन का रेजोल्यूशन आता है। रिपन ये कहता है कि मतलब यहाँ पे बेसिकली जो लॉर्ड मेयो का समय था, इस समय तक क्या हो रहा था कि जो लोग थे है ना वो नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है। रिपन कहता है कि हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमको एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, और ये जो बोर्ड्स होंगे इनको छोटा करेंगे एफिशिएंसी के लिए, और यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। इन्होंने लोकल लेवल पे इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मेयो ने लोकल लोकल गवर्नमेंट की प्रोसेस की शुरुआत करी, ठीक है। रिपन ने उसको क्या किया, उसको रिप्रेजेंटेटिव किया, इलेक्शन प्रोसेस लाई, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और क्या ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये लोग लेके आए, नहीं। वी हैव अ सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ पंचायती राज, ठीक है। हमारे पास, हमारे समय पे इंडिया में एक समय पे हम कहते थे कि विलेज पेट्रियोटिज्म है, या फिर विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी होती है, तो विलेज में पंचायत सिस्टम हमेशा से था। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि और क्या हुआ, तो मेयो, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आई 1908 में, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, जिन्होंने ये कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ साथ एज फार एज पॉसिबल जो जो मतलब लोकल बॉडीज़ हैं उनके अंदर पॉपुलर कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलर कंट्रोल का मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि वोट करके आए उनका कंट्रोल। तो हमने क्या क्या देखा वो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि मेयो आया, मेयो ने बेसिकली लोकल बॉडीज़ के पुश दिया। फिर उसके बाद इनको रिप्रेजेंटेटिव किसने बनाया, इनको रिपन ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन आती है 1908 में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आएगा, जिसमें कि प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी दी गई, और ये कहा गया एज फार एज पॉसिबल जो लोकल बॉडीज़ हैं वो पॉपुलर पॉपुलर कंट्रोल में होनी चाहिए। पॉपुलर कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्टेड है उनका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ऐसे प्रोविजंस नहीं थे, बस ये कहा गया कि जब प्रोविंशियल को कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई तो फिर बेसिकली द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दे फेल्ट ऑब्लिगेटेड टू पास लॉज टू फर्दर डेमोक्रेटाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट। मैंने कहा ना वही सेम चीज़ बार बार आती रहेगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, अवध का, कि मतलब आसपास के लोगों को स्ट्रॉन्ग करो ताकि ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग रहे। पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, कि तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो लेकिन मैं तुम्हें आइसोलेटेड रखूंगा 1857 तक, कि आप मेरे सबॉर्डिनेट हो बट मैं तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन, कि आप मेरे सबॉर्डिनेट हो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप एक यूनियन के पार्ट हो, एक ब्रिटिश पैरामाउंट पावर के पार्ट हो, तो अगर मुझे कुछ ज़रूरी लगेगा तो मैं इंटरफेयर करूंगा, ठीक है। पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, नेशनलिज्म की जो वेव थी है ना उसको रिड्यूस करने के लिए इन लोगों ने ये लेकर आए। इक्वल फेडरेशन का मतलब क्या है, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन बहुत ही सिंपल, कि भाई अब जो भी ब्रिटिश स्टेट है, जैसे ब्रिटिश का मान लो कि एक स्टेट हो गई यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि आज की यूपी है, जो पावर इसके पास होगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वही वही मान लो कि प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के पास भी होगी। इक्वल पावर दे दी, क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स इनको हेल्प करेंगे काउंटर करने के लिए नेशनलिज्म को, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन, फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, ये रहा पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन, और फिर इक्वल फेडरेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना लिखते हो तो ऐसा थोड़ा सा स्कॉलरली लगता है, मैंने तो है ना, तो उसमें हेल्प हो जाएगी कि ये पूछेंगे कि ना ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को कैसे, मतलब क्या पॉलिसी थी उनकी प्रिंसली स्टेट्स की तरफ, तो ये लिख देना। चलिए, ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी भाई, वही हमने अभी बात करी है ना, मर्केंटाइलिज्म। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे अगर आप कहोगे कि मैं बता दूँ तो ये लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म, इंडिया की ट्रेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या बोला था कि कैपिटलिज्म,
जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इनटू ब्रिटेन। और फिर उसके बाद मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर भी ऑफ कोर्स आएगा ही, है ना। और इसके बाद मैंने कहा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये देखो रेलवेज, शिपिंग इंडस्ट्री, तो ये 3 स्टेजेस में इन लोगों ने करा। 1858 से पहले, मतलब 19 से पहले, जब ये, मतलब ये तब का समय है जब ये बस ट्रेडर थे। ये तब का समय जब ये एक टेरिटोरियल पावर बन गए, और ये तब का समय है जब हम इनकी एक कॉलोनी बन गए, इंडिया कॉलोनी बन गई। ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक ड्रेन के प्रोपोनेंट्स थे, तो ये सारे के सारे प्रोपोनेंट्स थे। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, सारा का सारा जो मसाला है वो इस तरफ है। दादा भाई नरोजी, एम जी रानडे, आर सी मजूमदार, आई थिंक आर सी दत्त, सॉरी, आर सी दत्त और विलियम डिग्बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के बारे में आएगा तो हर बच्चा ये लिखेगा, कोई भी एम जी रानडे के बारे में या फिर आर सी दत्त के बारे में नहीं लिखेगा। दादा भाई नरोजी कहते हैं 25% ऑफ कंट्री रेवेन्यू तो अंग्रेज ले जा रहे, ठीक है, 1867 में। एम जी रानडे कहते हैं ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, वहाँ पे ये कहते हैं कि 33% तो यही ले जा रहे। आर सी दत्त कहते हैं कि भाई नहीं, ये लोग सिंस द बैटल ऑफ पलासी 50% ऑफ इंडियाज नेट रेवेन्यू आर फ्लोइंग टू ब्रिटेन। विलियम डिग्बी कहते हैं कि एनुअल ड्रेनेज जो है वो 30 मिलियन यूरोस के आसपास है। 30 मिलियन यूरो उस टाइम पे भाई। आज हम इतना पैसा मतलब हमारे पास नहीं है, सोचो। ठीक है। दादा भाई नरोजी, एम जी रानडे, आर सी दत्त एंड विलियम डिग्बी। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर कोई कमेंट्स पे बोलेगा तो डाल देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसीज, इजरादारी सिस्टम। इसमें क्या होता था भाई, आप बिड करो, अगर आपकी हाईएस्ट बिड है कि हम इतने पैसे देंगे ये ज़मीन के लिए, तो ज़मीन आपकी। ज़मींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे उनको परमानेंटली लैंड दे दिया, और उनको कहते थे कि भाई 10/100th ऑफ द रेंट हमको दे दो, 10/100 बोल रहा हूँ, 10 आदत है ना, 10/11th ऑफ द रेंट हमारा ब्रिटिश का होगा, 1/11th ऑफ द रेंट ज़मींदार का होगा, और बाकी जो भी मुनाफा है वो ज़मींदार तेरा है, और जो तेरे को टेनेंट को देना है वो दे दे। ठीक है, तो इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये कब आया, 1793 में। तो इसी के साथ साथ इसमें जो ड्रॉबैक था वो ये था, सनसेट क्लॉज था। अगर ज़मींदार नहीं दे पा रहा है तो उससे वो ज़मीन छीन लेते थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इससे सब इंशुडेशन होने लगी, जो कि आज भी है। इसका मतलब क्या होता है, अब ज़मींदार को पता है कि भाई वो ज़मींदारी तो नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, अपना अपनी जो ज़मीन है ठेकेदार को दे देगा, और ठेकेदार को देके वो चला जाएगा सिटी में रहने के लिए, और ठेकेदार उसे साल दर साल पैसे देता रहेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद माई फील्ड ऑल्सो, कि हम भी तो यही कर रहे हैं। चलिए, रैयतवाड़ी सिस्टम था। पूछेंगे कहाँ पे आया था, मद्रास एंड बॉम्बे ने। पूछेंगे किसने लगाया, तो थॉमस मुनरो एंड रीड ने। फिर इसके इसमें होता क्या था, इसमें बेसिकली इन कल्टीवेटर जो है ना, सीधा उससे पैसे ले लेते थे, कल्टीवेटर से। कि यहाँ पे जब ज़मींदारी एक्सपेरिमेंट हुआ तो सरकार को लगा कि यार, इस जब ज़मींदारी मैच्योर हुई ना, तो ज़मींदार हो गया, उसके नीचे हो गया ठेकेदार, ठेकेदार के नीचे हो गया मान लो टेनेंट, टेनेंट के नीचे काम कर रहे पेजेंट। तुम देख रहे हो, तो भाई ज़मींदार को क्या ही मिलेगा, और वो फिर क्या ही ब्रिटिश सरकार को देगा। तो ब्रिटिश सरकार कहती है कि बम्बई और मद्रास में हम कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि यहाँ पे ब्रिटिश होगा और उसके नीचे पेजेंट्स होंगे, तो हर पेजेंट देगा ब्रिटिश को, तो सीधा पैसा आ रहा है, तो कोई बीच में कोई पार्टी नहीं है, तो ज़्यादा पैसा आएगा। पैसा ज़्यादा आया भी, लेकिन क्या हुआ, ये लोग थोड़े से लालची थे, तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और फिर मनी लेंडर के पास गए, मनी लेंडर बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास हमारा पैसा वापस करो। तो फिर उसके बाद मनी लेंडर ने ज़मीन छीन ली। फिर उसके बाद डेक्कन राइट्स हो जाती हैं। चलिए, महलवारी सिस्टम है, और ये ना महल्ला करके बोलते हैं, ठीक है, मोहल्ला होता है ना, मोहल्ला इसी महल्ला से निकला है। ठीक है, तो ये पंजाब पंजाब के एरिया में बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी विनोद खन्ना है, तो जो खन्ना है ना वो विलेज का नाम है। तुमने सुना होगा दिलजीत दोसांझ, तो दोसांझ उसकी विलेज का नाम है। करण औजला, औजला जो है वो विलेज का नाम है। वैसे मेरा भी है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ना विलेज जो थी वो बहुत ऊपर थी। तो महालवारी सिस्टम में ये लोग क्या करते थे, जो विलेज का जो प्रधान होता था, सरपंच होता था या तालुकेदार होता था, उसको कहते थे कि भाई ये सारी ज़मीन का जितना भी पट्टा है, किराया है, वो तू तू जो है तू तू कलेक्ट करेगा और सरकार को जमा करेगा। ठीक है। तो ये जो सिस्टम था ये ठीक था, क्योंकि भाई विलेज कम्युनिटी में ऐसा होता था ना कि जिसकी जितनी जितनी जिसकी ज़मीन है उस हिसाब से वो पट्टा दे देता था, और जिसकी ज़्यादा खेती हुई वो दूसरे के हिस्से में दे देगा, तो थोड़ा स्टेबल था ये। चलिए, इम्पैक्ट देख लेते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम का क्या है। कोई इनोवेशन हुई नहीं, पेजेंट तो पिटा ही, है ना।
कुछ भी हो, पेजेंट ही पिटता है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, क्यों? क्योंकि सब इन्फ्यूडेशन होने लगी, जो कि वर्ड हमने यहीं पे देखा था, ये रहा सब इन्फ्यूडेशन। फिर इसके बाद क्या होगा भाई, मनी लेंडिंग क्लास आ जाएगी, क्योंकि भाई इतना महंगा हो गया है सब लगाना। और इसी के साथ साथ लैंड राइज ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार, क्योंकि सरकार एक्सपैंड कर रही थी एरिया अंडर एग्रीकल्चर, तो फिर नए नए ज़मींदार आएंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होगा कि अब आप एग्रीकल्चर पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, सिर्फ खाने के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए। तो ये क्यों करा इन लोगों ने? क्योंकि भाई जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में था, उसको कॉटन, जूट, टी एंड टबैको चाहिए था ताकि वो गुड्स बना सके। ठीक है, इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू को मोनेटाइज करना था। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है कि हर चीज़ पैसे में होगी, तो ये चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू जो है वो मोनेटाइज हो सके। मान लीजिए कि आपको किसी लैंड रेवेन्यू लेना है, वो आपको मान लो कि 1 क्विंटल गेहूं ला के दे दे, कहाँ स्टोर करोगे? लेकिन आपको वो 1 क्विंटल गेहूं का दाम दे दे। तो इससे पहले क्या होता था कि देश के अंदर कोई मोनेटाइजेशन सिस्टम नहीं था। आप चाहे कैश में दे दो अपना अपना टैक्स, या फिर काइंड में दे दो, काइंड मतलब क्रॉप में दे दो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, हम तो पैसा ही लेंगे। चलिए, तो इसका हुआ क्या भाई, इम्पोवरिशमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि भाई ये कहते थे कि कैश क्रॉप उगाओ, ग्रेन्स मत उगाओ। तो कैश क्रॉप खा थोड़ी सकते हैं, इंडिगो खा थोड़ी लेगा आदमी, है ना। और कैश क्रॉप आदमी कितनी खा लेगा, ग्रेन तो फिर भी चल जाएगा पूरे साल। इसी के साथ साथ मनी लेंडर जो था उनके ऊपर डिपेंडेंस आ गई, तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन है। रूरल इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई। क्यों? क्योंकि भाई इन सब ने हमारा जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, तो सारे के सारे अब मान लो कि भाई किसी की नौकरी ना लगे और सिटीज़ तो पूरी की पूरी तहस नहस हो जाए, लोग कहाँ भागेंगे? गांव की तरफ ही तो भागेंगे। तो वैसे कि रूरल इकोनॉमी अनस्टेबल कर दी इन लोगों ने। फिर इसी के साथ साथ भाई जो अंडर डेवलपमेंट ऑफ फुल लेबर मार्केट, ठीक है, स्मॉल फार्मिंग था, ठीक है, फेमाइन था, वो भी ठीक है, पेजेंट के रिवोल्ट्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूरलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ। रूरलाइजेशन मतलब लोग सिटी छोड़ के गांव की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिटी में काम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो ट्रेडिशनल जो जो ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री थी उसको तोड़ दिया। क्यों? कैसे तोड़ दिया? अपने चीप प्रोडक्ट्स को मार्केट में रिलीज़ करके। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, उसी को रूरलाइजेशन कह रहे हैं। तो ब्रिटिश फ्लडेड द गुड्स मार्केट, उससे क्या होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन हुआ। इंडियन इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुई। तो फिर उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगी तो कोई इनकम नहीं है, ना ना ही कोई इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आ रही है। तो वर्क फोर्स शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर, और फिर एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया, तो उसकी वजह से रूरल पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। एंड इंडिया बिकेम अ रॉ मटेरियल सप्लायर, क्योंकि इतने सारा जो लेबर है वो क्या करेगी बैठ के, है ना। तो वैसे करके हम इसको देख सकते हैं। तो इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एच हाइलाइटर के लिए, ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वही सेम चीज़ आप देखोगे ना, तो ये जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, बस एक शब्द अच्छा है इसमें, एंजिलिसाइजेशन। ठीक है, एंग्लो कहते हैं ना, एंग्लो वॉर। तो ऐसे देखो, एंग्लिसाइजेशन मतलब इंडियंस एंग्लिसाइज हो रहे हैं, कि मतलब वो इंग्लिश प्रैक्टिसेस को ले रहे हैं, है ना। और हम हैं भी भाई, तू कौन सा धोती पहन के बैठा हुआ है ना। तो वो चीज़ कि हम सब एंग्लिसाइज्ड हो गए, इसलिए धोती की डिमांड ही नहीं है। मान लो कि कल से इंडियंस के हम धोती पहनेंगे और खादी पहनेंगे, तो फिर क्या होगा, सारे जारा वारा ये सब बैन हो जाएंगे, है ना, कोई नहीं चलेगा फिर। तो वैसे एंग्लिसाइजेशन हो जाती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वही सेम, मतलब जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरलाइजेशन हुआ। तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमको ऐड करनी पड़ेगी। While industrial revolution was a major factor, the decline was also driven by colonial administrative and economic decisions, making it a making it a broader systematic issue। कि यही सब नहीं था, कलोनियल पॉलिसीज़ भी ज़रूरी थी। और मशीन के सामने भाई, वहाँ पे मशीनें चल रही हैं, यहाँ पे मैन चल रहे हैं, कैसे ही आप compete करते। इसी के साथ साथ इंडिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, वो भी था। और लॉस ऑफ पेट्रोनेज, राजा पेट्रोनेज दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका राज तो इन सब ने छीन लिया था। और मार्केट एक्सेस थी नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ वन वे ट्रेड कर रहे थे, कि मतलब सिर्फ इंडिया इंडिया से क्या जाएगा, एक ही चीज़ जाएगी, वो था रॉ मटेरियल। और इंडिया में एक ही चीज़ जाएगी, जो कि था फिनिश्ड गुड्स। इंडिया से फिनिश्ड गुड यूरोपियन मार्केट में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर ड्यूटी इतनी ज़्यादा थी। चलिए आगे चलते हैं।
तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरलाइजेशन भाई तब से वही तो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो यू डोंट हैव टू वरी अलॉट। बस आपको एक चीज़ समझनी है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जब भी हम इन फेज़ की बात करेंगे ना, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने दो चीज़ करी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने इंडिया को दो लोगों के लिए खोल दिया, एक थे मिशनरी और एक था मर्चेंट्स, ब्रिटिश मर्चेंट। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 ओपन द गेट्स ऑफ इंडिया फॉर द मिशनरीज एंड फॉर द मर्चेंट। चलिए आगे चलते हैं। और फिर रेल नेटवर्क ये सब तो आया ही है ना 1855 के बाद। चलिए आगे चलते हैं। रीजंस फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भाई वही सेम चीज़ तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या होगा भाई, विलेज इकोनॉमी गई, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गई, डी अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन, पेसेंटिसाइजेशन, है ना वही सेम चीज़। और फिर लोग तो खफा हो गए ब्रिटिश से, तो पेट्रियाटिक सेंटीमेंट, सेम थिंग इज रिटन भाई, कुछ नहीं है। आपको ना ये जो शब्द है ना, ये शब्द आप ड्रॉप करोगे ना थोड़ा सा अकेडमिक लगता है, तो ये शब्दों को आप देख लो एक बार। डी अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन एंड पेसेंटिसाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। सडन फेमाइन क्यों होने लगे, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, आर्मी की तरफ चला गया सामान। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सडनली फेमाइन क्यों होने लगे। ये आर्मी को फीड करने के लिए ग्रेन्स ले जाते थे, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर देते थे, ताकि इंग्लैंड के अंदर जो है शॉर्टेज ना हो, इंडिया में शॉर्टेज उधर चलेगा। इसी के साथ साथ ये लोगों ने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, जैसे इरिगेशन पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो फिर वेदर की वेगरीज हो गई तो दिक्कत हो गई। पॉवर्टी थी तो वो लोग एग्रीकल्चर कर ही नहीं पा रहे थे। एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया, तो इन लोगों ने कैश क्रॉप उगाई, और जो ट्रांजिशन था फ्रॉम ग्रेन्स टू कैश क्रॉप, ये मैनेज नहीं किया, तो इसीलिए कैश क्रॉप्स की वजह से फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई। इसी के साथ साथ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, इट ऑल्सो रिजल्टेड इन फूड स्केर्सिटी, कि मतलब इंडिया की ट्रेड जो ऊपर लिखे है ना कि आर्मी के लिए भेज दिया या फिर इंग्लैंड के लिए भेज दिया, तो उसकी वजह से भी फूड स्केर्सिटी हो गई। अब भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट क्या होगा अगर फेमाइन आएगा तो, नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट तो जागेगा ही। तो देखते हैं कहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई, नंबर वन। विमेन की एक्सप्लॉयटेशन हो गई, विमेन होमलेस वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गए, क्योंकि हस्बैंड्स जो थे वो डिस्टेंट जगह पर जाने लग गए सामान मतलब खाने की खोज में। फिर उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्शन का आउटब्रेक होगा और अनहाइजेनिक कंडीशन में आदमी रहेगा, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि बस इतना लिख सकते हैं कि फेमिनाइन फेमाइन की वजह से नॉर्मली क्या होगा भाई, डिजीज़ फैलेगा, ठीक है, डेथ होगी, और एक बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर तो है ही, या फिर इट वाज़ अ आर्टिफिशियल डिज़ास्टर, वो लिख दिया। तो यही सारी चीज़ें, और क्या लिखोगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा वो इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन के लिए करा, कि रेलवेज तो उससे वो हिंटरलैंड जो विलेज इकोनॉमीज थी उनको टारगेट कर पाए। रोड से क्या होता था कि आर्मी को मोबिलाइज करना आसान था, पोर्ट से ये रॉ मटेरियल को भेज सकते थे। पोस्ट जो था वो बेसिकली मतलब पोस्ट जो है वो मतलब यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस, इट रिमेन्ड इनएडिक्वेट। इनलैंड वाटरवेज जो थे वो अनइकोनॉमिकल थे, क्योंकि इंडिया के अंदर सिल्ट बहुत आती है ना हिमालय से। फिर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता था, कि टेलीग्राफ से बता दिया कि ये चोर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इनको पकड़ लो, वैसे करके। कि ये सब टूल्स थे किस चीज़ के, दो चीज़ों के लिए। एक क्या होगा, इंपीरियल कंट्रोल के, और दूसरा था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब इन दोनों लाइंस में आप कुछ भी सोच के लिख दो, ठीक है, कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करा, रोड, रेलवेज, पोर्ट, पोस्ट, इनलैंड वाटरवेज एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। चलिए, और ये कह रहे हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे हेल्प करा इंफ्रास्ट्रक्चर ने। तो भाई कल्चरल बैरियर तोड़े, है ना। तो बेसिकली ट्रेन से गांधी जी चंपारण गए थे, वो तो हमको पता ही है। नेशनल लीडर्स को इन्होंने जोड़ा, और बेसिकली एक रियल पिक्चर मिली ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जैसे कि गांधी जी ने 2000 किलोमीटर्स ट्रैवल करा बिफोर एंटरिंग द इंडियन पॉलिटिकल सीन टू अंडरस्टैंड द प्लाइट। और गांधी जी ने प्रिफर्ड मोड क्या था गांधी जी का, इट वॉज ट्रेन ओनली। गांधी जी की मूवी में भी दिखाते हैं ना, ट्रेन के ऊपर बैठे हुए। फिर उसके बाद प्रोवाइड्स इजी टारगेट्स फॉर द रेवोल्यूशनरीज, तो रेवोल्यूशनरीज ने जो ट्रेन्स होती थी उनको ब्रिटिश का सिंबल माना, और उनको फिर क्या करते थे, उनको डीरेल या सेबोटाज करने की कोशिश करते थे, काकोरी, है ना, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। चलिए, या आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि सोशल पॉलिसीज इनकी क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर ब्रिटिश, ठीक है, ये आज ही पढ़ा है तो आई कैन टेल यू। तो पहले 1835 तक, 1764 टू 1835 तक ये लोग क्या कर रहे हैं, कलकत्ता मदरसा खुलता है,
संस्कृत कॉलेज खुलता है। चार्टर ऑफ 1813 कहता है कि 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के लिए देंगे, और हिंदू कॉलेज 1817 में राजा राम मोहन रॉय। नाम देखो, मुसलमानों के लिए कलकत्ता मदरसा, हिंदुओं के लिए जो ब्राह्मण है उनके लिए संस्कृत कॉलेज। उनके लिए नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, कि ब्राह्म इंडियन इनके लिए क्या है, संस्कृत कॉलेज खोल दिया और हिंदू कॉलेज खोल दिया। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी हिंदू हिंदी या फिर ऐसा कुछ पढ़ाते थे, बस मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि बिफोर 1857 या 1835 ये सब हो रहा है। ठीक है, 1835 तक ये हो रहा है। फिर 1835 के बाद मैकाले आता है। मैकाले कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलेंगे। फिर उसके बाद 1835 के बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स डिस्पैच क्या कहता है, वुड्स डिस्पैच ये कहता है कि जो जो मतलब प्राइमरी स्कूल है उसको वर्नैकुलर में रहने दो। फिर उसके बाद जो हाई स्कूल है उसमें इंग्लिश एंड वर्नैकुलर रहने दो, और जो हायर एजुकेशन है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में होगी। ठीक है, समझ गए? तो ये था, और इसी के साथ साथ ना एक वर्धा प्लान करके आएगा, वर्धा स्कीम ये रही। ठीक है, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, इसको भी एक बार देखना है। तो वुड्स डिस्पैच देख लिया। ठीक है, मैकाले मिनट्स देख लिया। मैकाले मिनट्स 1835 में आता है, जहाँ पे वो कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन देंगे। उससे पहले कैसा नाम रखा है, कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज। फिर मैकाले मिनट्स आता है, और फिर वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में। चलिए, और जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है उसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये भी अच्छी बात पता चली। ठीक है, इसको भी देख लेना। और कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में प्रोविजन है 1 लाख का, एंड हिंदू कॉलेज। मैकाले मिनट्स एंड वुड्स डिस्पैच हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ना, अब हम एक उसको आर्च में देखते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम चले तो हंटर कमीशन आती है जो कि कहती है कि भाई फीमेल की एजुकेशन होनी चाहिए। रेली कमीशन आती है जो कि कहती है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, जिससे कि बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाती हैं। फिर इसके बाद आगे चलें तो फिर उसके बाद सर्जिएंट प्लान आता है जो कि कहता है कि टेक्निकल, कमर्शियल एंड आर्ट्स, मतलब टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए। क्या इसका हमारे पास पूरा एक वो है? एक बार देख लेते हैं। अच्छा चलो, नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमको ही बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि क्या आता है, मैकाले के मिनट्स आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी। सबसे पहले आता है मैकाले का मिनट। फिर उसके बाद क्या आता है, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के बाद हमको दिखता है कि एक कमीशन आती है, इसका नाम है रेली कमीशन, नहीं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन क्या कहती है, हंटर कमीशन कहती है वुमेन को भी लेकर आओ, ये रही। फिर उसके बाद रेली कमीशन आती है जिसके नीचे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 का। ठीक है, तो रेली कमीशन ये कहती है कि ये एक नेशनलिज्म के अड्डे बन रहे यूनिवर्सिटी, इसको सरकार जो है वो करे, रेगुलेट करे। तो रेली कमीशन के बाद हमने एक और कमीशन देखी थी जो कि लास्ट में आती है, नाम याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं। सर्जिएंट कमीशन। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्यों याद रखना है, फ्यूचर में आ जाए कि मतलब एजुकेशन कॉन्क्वेस्ट करने के लिए इन लोगों ने ये सब किया था। तो भाई आप ना इंट्रोडक्शन में बढ़िया सा डायग्राम बना सकते हो कि मैकाले मिनट्स, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, फिर उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, अगर रेली कमीशन का नाम याद ना आ रहा हो, और फिर सर्जिएंट कमीशन। बस खत्म, टाटा गुड बाय। ये वर्धा प्लान देख लो एक बार। वर्धा प्लान में ये क्या कहते हैं कि बचपन से प्री प्राइमरी से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड तक हमको वर्नैकुलर में बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड से लेके सेवेंथ स्टैंडर्ड तक। ठीक है, सेकंड से लेके सेवेंथ स्टैंडर्ड तक हम पढ़ाएंगे हिंदी में, और फिर एट्थ के आगे जो होगा इसी के बाद इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्धा वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन था। ठीक है, तो इसको इसके ऊपर मतलब ऐसे लिख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, है ना, वो भी कुछ ऐसा ही 3 लैंग्वेज फार्मूला की बारे में बात करती थी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाने की बात करती है। तो इसके पास एक मतलब एक हिस्टोरिक बैकिंग भी है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये मतलब उसमें वही वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि मतलब ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि ब्रिटिश की एजुकेशन जो थी उसको उसकी असेसमेंट करिए, तो आप कर ही दोगे भाई, विमेन एजुकेशन की बात ही नहीं थी। टेक्निकल एजुकेशन में मैकेनिक बनाना चाहती थी रैदर देन इंजीनियर, है ना। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस थी। फिर इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि इंग्लिश का स्प्रेड जो था वो अनइवन था, और मासेस के पास एजुकेशन पहुंची नहीं, वही सेम चीज़ है। ठीक है, चलिए विमेन एजुकेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा हमको मतलब वो होना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि
सबसे पहले तो हंटर कमीशन आपको याद रखना है कि मतलब हंटर कमीशन ने फोकस दिया था फीमेल एजुकेशन पे, ये तो याद रखना ही रखना है, बाकी सब छोड़ दो। फिर इसके बाद अब हम आ जाएंगे इंडियंस पे। पंडिता रमाबाई ने मेयो कॉलेज के अंदर कहा था, याद करो, कि फीमेल्स को मेडिकल फील्ड में आने दो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ब्रह्मो समाज, सावित्री बाई फुले, ये सारे तो हमको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्य समाज की बात हो गई, ठीक है, मतलब ये सब हमने पढ़ रखे हैं। आर्य समाज की बात हो गई, ठीक है, विमेन के इनिशिएटिव हो गए। फिर 20वीं सेंचुरी में नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन सब ने भी बोला। बट ये सारे मेन है। पहले की बात कि सरकार की तरफ से हंटर कमीशन का एग्जाम्पल दे दिया। फिर उसके बाद हमको पंडिता रमाबाई का एग्जाम्पल देना है कि पंडिता रमाबाई ने मेयो कॉलेज के अंदर, मेयो कॉलेज, उनके एफर्ट्स की वजह से मेयो कॉलेज में फीमेल को मेडिकल फील्ड में एडमिशन मिलने शुरू हो गए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर उसके बाद ब्रह्मो समाज के लीडर सावित्री बाई फुले। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि गांधी जी का और रविंद्रनाथ टैगोर जी के अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो गांधी जी जो है ये नई तालीम की बात करते हैं। टैगोर जी जो हैं वो कहेंगे कि इनकी जो अप्रोच है ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। वो कहते थे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों की हारमनी से चलना चाहिए एजुकेशन। तो करिकुलम एंड पेडागोगी में गांधी जी कहते थे कि भाई वर्क बेस्ड करिकुलम होना चाहिए जो कि सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बताए। टैगोर कहते थे कि भाई वाइड रेंजिंग करिकुलम होना चाहिए, जिसमें आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, डांस हो एंड ड्रामा हो। तो गांधी जी जहाँ पे नई तालीम की बात करते हैं, टैगोर जी जो है वो एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो उसी मॉडल पे चलते हैं, जो कि लिबरल एंड कल्चरल एजुकेशन की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए। टैगोर कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए, जो कि इंडिविजुअल की पेस पे चले और इंडिविजुअल जिस जैसे समझता है वैसे समझाए उसे, समझाया जाए उसे। गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन के एंड में एक मॉरली अपराइट और सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल बनना चाहिए। टैगोर कहते थे कि एजुकेशन के बाद एक ह्यूमेन इंडिपेंडेंट ग्लोबल सिटीजन बनना चाहिए। सोशल रिफॉर्म जो इन लोगों ने करे, यही हम ऊपर देख कर आए, यही यहाँ पर लिखा है। डेलहाउसी ने विडो रीमैरिज एक्ट की बात करी थी। बेंटिक ने सती को अबॉलिश करा था और स्लेवरी को अबॉलिश फीमेल एलन ब्राउ ने किया था। हार्डिंग वन ने डिसाइड के लिए लॉ लेकर आया था। चलेगा, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज कैसे होती है। अब हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की। ये जो, जिसको ये समझ में आ गया तो मतलब चैप्टर समझ में आ गया। द पीरियड ऑफ 1858 to 1905 was a seed time of Indian nationalism. The earlier nationalists sowed the seed well and deep. ठीक है, खत्म। चलिए, तो अब चलते हैं, अब हो क्या रहा है बेसिकली। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या था भाई। हमारा रिवाइवल हो गया ना, हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो गया, अब आ गई भाई हमारी नेशनल आइडेंटिटी, हमको आ गई प्राइड अब कि भाई हम भी अच्छे थे, हमारा भी ऐसे एंशियंट सिविलाइजेशन था मौर्य काल में, गुप्ता काल में, है ना, हम भी डेंजरस थे। ये लोग अंग्रेज थोड़ी ना आके बताएंगे। इसी के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन से लिबरलिज्म के थॉट्स आए, डेमोक्रेसी के थॉट्स आए, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये अंग्रेज, हमको पता चला कि भाई इनके देश में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे कलोनियलिज्म, हमको बेसिकली गुलाम बनाया हुआ है। तो ये तो हिपोक्रेसी तो ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म तो है ही। फिर इसी के साथ साथ इस समय तक मिडिल क्लास जो थी उसका भी राइज हो चुका था, राइट। फिर उसके बाद प्रेस जो थी, कहा ना, मतलब आपको याद करो 1908 में प्रेस आ रही है, प्रेस के एक्ट्स आ रहे हैं ताकि प्रेस को सप्रेस किया जा सके, क्योंकि प्रेस जो है, जैसे कि यहाँ पे लिटरेचर लाइक आनंद मठ, नील दर्पण, फिर उसके बाद भारत दूरदर्शा, ये दिखाते हैं कि एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इससे बहुत ज़्यादा हुए, कि ये दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स की वजह से इतना नाटक हो रहा है। फिर इसके बाद भाई ब्रिटिश की पॉलिसी भी थी, जिसमें कि वो कहते थे कि मतलब कल्चरल नहीं, मतलब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो वो भी फिर उसके बाद हमको समझ में आया कि भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ की ये तो हमारे साथ नाटक ही कर रहे हैं, जैसे कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट, जो कि दिखाते हैं कि भाई ये तो दोहरे मापदंड रखते हैं हमारे लिए। ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चरल रिवाइवल एंड रिडिस्कवरी, कि इंडिया का जो एंशियंट पास्ट था वो डेंजरस था। अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी। ज़मींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एंड इंडियन एसोसिएशन, ये तीन याद रखनी है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ज़मींदारी एसोसिएशन एंड इंडियन एसोसिएशन। ज़मींदारी एसोसिएशन ये इंडिया की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी
और इसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोन्स्ट्रेशन करी कि रिवोल्ट नहीं हो रहा, हम लैंड, ये बेसिकली लैंड होल्डर्स जो थे ना उनकी एसोसिएशन थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी डिमांड रखी कि हम नहीं दे पाएंगे इस साल, टैक्स माफ़ करो वैसा। ठीक है, तो ज़मीन फर्स्ट, इट वाज फर्स्ट टू यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोन्स्ट्रेशन। फिर उसके बाद थी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये इसके बाद कौन सी आई, इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्टार्ट करी थी। और क्या कहते हैं, इन्होंने ये जो इंडियन एसोसिएशन थी, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के समय काफ़ी ज़्यादा बाहर आई थी। और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वो इसका जो सेशन था वो कंडक्ट कराया था। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पहली बार कोई एक ऐसी बॉडी है जो कि, जैसे है ना, ये देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ज़मींदारी एसोसिएशन, क्या है, इनके अपने इंटरेस्ट हैं। ये देख रहे हो, इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी इंडिया के अंदर इंटेलिजेंसिया है, सब आ जाओ, मिलके देखते हैं कि इंडिया का क्या होगा। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, एओ ह्यूम का इनिशिएटिव होता है। और इसके बाद मॉडरेट्स एंड अर्ली रिलेशनशिप, अर्ली लीडरशिप जो इनकी होती है वो मॉडरेट्स के हाथ में होती है। और फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लाइक, जब बाल गंगाधर तिलक आ जाते हैं तो फिर मॉडरेट्स अपनी ग्रिप जो है वो लूज़ करने लगते हैं। सेफ्टी वैल्व कहा जाता है, किसी ने कहा कि ये सेफ्टी वैल्व थी क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि 1857 की जैसा विद्रोह हो, तो कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ये करती रहेगी, उछलती रहेगी थोड़ा थोड़ा, फिर इनको थोड़ा सा रिप्रेस कर दिया तो चुप हो जाएंगे। ठीक है, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू, है ना, सीधा मतलब हम थोड़ी ना हमला कर देंगे जिसने हमें आज़ादी दिलाई, तो उसकी तरफ नहीं जाते। अब चलते हैं कि मॉडरेट्स के मेथड में दिक्कत क्या थी। मॉडरेट्स कहते थे कि बस हम प्रेयर एंड पिटिशन करेंगे। ठीक है, हम जो पिटिशंस ये लोग फ्रेम करते थे, इट वाज फ्रेम्ड इन द नेम ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, इन लोगों ने इकोनॉमिक क्रिटिक किया, दादा भाई नरोजी, आर सी दत्त, अभी पढ़ कर आए हैं, अगर याद नहीं आ रहा तो भाई क्या ही कर रहे हो। पब्लिक एंगेजमेंट करते थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, जर्नल या न्यूज़पेपर की तरह थ्रू अवेयरनेस फैलाते थे। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करते थे, जो सिंपैथेटिक ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे उनके साथ बैठते थे, उन्हें कहते थे कि यार इतना नहीं करते, थोड़ा तो हमको रिफॉर्म दो, थोड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम दो, है ना, तो वैसे करके कि स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन करते थे। और इंटरनेशनल एडवोकेसी करते थे, जैसे कि जो हमारे दादा भाई नरोजी थे जो कि मॉडरेट थे, ही वॉज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट के पहले मेंबर बने, सोचो, है ना, लोअर हाउस के, वो भी मतलब इलेक्ट होके गए थे लोकसभा की तरह, है ना। इसी के साथ साथ उन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन भी बनाई वहाँ पे जाके, ताकि वो एडवोकेसी कर सकें। तो इंटरनेशनल एडवोकेसी, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, फिर उसके बाद इकोनॉमिक क्रिटिक करना और प्रेयर एंड पिटिशन करना, ये सारे लिखना और कुछ मॉडरेट्स लीडर के एग्जाम्पल डाल देना, और तुम्हारा जो आंसर है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा। मॉडरेट्स की लिमिटेशन क्या थी? सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मॉडरेट्स कहते थे कि भाई हमको हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका सोशल बेस बड़ा नहीं करना, सोशल बेस बड़ा नहीं करना क्योंकि यूथ इज़ नॉट रेडी, मतलब मासेस आर नॉट रेडी। इसी के साथ साथ अग्रेसिव लीडरशिप नहीं थी। ठीक है, जो नाम ही उनका क्या है, कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव तो रहेंगी, मतलब मॉडरेट है तो कंजर्वेटिव रहते थे कि भाई ज़्यादा नहीं करना, अंग्रेज तोड़ देंगे। और इनके ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड होते थे कि मतलब ये, मतलब फुल इंडिपेंडेंस भी नहीं मांगते थे ये, मतलब फुल इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं मांगते थे। ये कहते थे कि बस माइनर कंसेशंस चाहिए, ठीक है, जैसे कि मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल। ठीक है, ब्रॉडर सोशल इश्यूज को ये काउंटर नहीं कर पाए, इसलिए इनको कहते थे कि ये जो है ये सिर्फ अपर क्लास की बॉडी है, अपर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और इन लोगों ने मतलब कलोनियल इंटरेस्ट इंटेंशंस को अंडर एस्टिमेट किया। इनको लगता था कि भाई जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियंस की तरफ फेयर रहेगी, जबकि वो बस एक ही चीज़ चाहते थे कि वो कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब स्वदेशी का झंडा चढ़ चुका है। ठीक है, तो कर्जन की रिग्रेसिव पॉलिसी थी, तो कर्जन ने किया क्या, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लेकर आता है 1899 में। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम होंगे। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आता है और सारी यूनिवर्सिटीज़ को सरकार के नीचे ले आता है। और उससे क्यों लेके आता है, वो कहता है कि दीज आर द बडिंग प्लेसेस ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ये मिसबिहेव करता था इंडियंस के साथ। ये कहता था कि भाई जो 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 बंगाली आदमी है वो कावर्ड है, ऐसे बोलता था। और इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जिसकी वजह से तो बंगाल में आग ही लग गई। ठीक है, तो इसी की पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ भाई,
इसी की पॉलिसीज़ की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, एक सेंस ऑफ नेशन उड़ आया भाई, विदेशी आके हमको बाँट रहा है, स्वदेशी मूवमेंट खड़ी हो जाती है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट सेम ही हो गया। एंड इसी के साथ-साथ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कि भाई जब स्वदेशी मूवमेंट बंद होती है तो फिर बम मारना शुरू करते हैं, जैसे जुगांतर बिगेन टू इमर्ज, है ना? दे टूक एक्टिव रोल इन एंटी कॉलोनियल कैंपेन्स एंड अटेम्प्टेड टू इंस्टिल नेशनलिज्म इन द यंग पीपल, ठीक है? तो कर्जन के रिफॉर्म्स क्या थे? यूनिवर्सिटी कमीशन लेकर आया, ये छोड़ो, ये था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है? फिर उसके बाद इसने क्या किया, कर्जन ने, जितना मुझे याद आ रहा है, इसने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा में खोला, ठीक है? फिर इसके बाद इसने एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या किया, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आया, नए ट्रेनिंग स्कूल खोले, ठीक है, फॉर बोथ ऑफिसर्स एंड कॉन्स्टेबल्स, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को इस्टेब्लिश करा, ताकि मतलब ताकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो सके, क्योंकि इन्वेजन तो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से ही हो रहा था। चलिए, और इम्पीरियल कैडेट कॉर्प भी खोली। ये सब कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, कर्जन ने क्या अच्छा किया था, कर्जन को बुरा ही माना जाता है, अच्छा पूछेंगे तो रिप्पन का पूछ लेंगे, ठीक है? आपको बस ना नेगेटिव में लिखना है कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला विद सिंगल फोकस ऑन बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और इरिगेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई रिफॉर्म ही नहीं था। पुलिस को रिफॉर्म किया ताकि सप्रेशन कर सके मासेस का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, ऐसे लिखना है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेकर आया ताकि ये ताकि जो राइजिंग नेशनलिज्म है यूथ में उसको कंट्रोल किया जा सके, ऐसे करके लिखेंगे हम। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि बैकग्राउंड एंड मोटिव फॉर पार्टीशन, तो वो तो भाई किसको नहीं पता कि क्या मोटिव था, है ना? मोटिव तो हर किसी को पता है कि ये क्यों करना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस का जो रू मतलब बेसिकली डिवाइड एंड रूल था कि हिंदू मुसलमान को अलग कर दो, जो कांग्रेस थी, है ना? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, ये सब तो कहने की बात है, बट मेन चीज़ क्या था? मेन चीज़ तो यही था ना कि जो कांग्रेस की जो कांग्रेस की ग्रिप है नेशनलिस्ट मूवमेंट पे, उसको बेसिकली जो है उसको हल्का करो, है ना? और इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, 1906 में ही जब ये पार्टीशन कर रहे हैं उसी के अगले साल इन लोगों ने मुस्लिम लीग आ जाती है 1906 में, है ना? तो वो चीज़ कि इनको पता था डिवाइड एंड रूल इंडिया में मस्त चलता है। चलिए, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है, ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आएगा तो ये ज़रूर लिखना। कलकत्ता टाउन हॉल असेंबली से 7 अगस्त को बाइकॉट रेजोल्यूशन पास होता है और स्वदेशी मूवमेंट इज ऑफिशियली लॉन्च्ड। इसमें क्या किया जाता है, डे ऑफ सॉरो मनाया जाता है कि इस दिन सब लोग मौन करेंगे पार्टीशन को, जो कि 16 अक्टूबर को हुआ। स्वदेशी मूवमेंट होती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाती है, लोग राखी बांधते हैं और रिचुअल बांध लेते हैं। नेशनल एंथम बनता है जो कि वंदे मातरम था, और फिर उसके बाद आमर सोनर बांग्ला जो कि टैगोर जी लेकर आते हैं। ट्राई कलर लहराया जाता है, सोचिए, जो कि था रेड, ग्रीन एंड येलो। फिर इसी के साथ साथ भाई एंशियंट ग्लोरी की बातें होती थी, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे अवेंद्रनाथ टैगोर ने जो जो कहते थे कि विक्टोरियन नेचुरलिज्म है, वो इंडियन आर्ट से 100 गुना बेटर है। अवेंद्रनाथ टैगोर कहते हैं होल्ड माई पेंट, है ना? होल्ड माई पेंट बॉक्स, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने भारत माता की फ़ोटो बनाई। फिर इसके बाद भाई ये लोग जो थे बाइकॉट करते थे, है ना? बाइकॉट करते थे, और बाइकॉट का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ये देखो। यहाँ पे कह रहे हैं कि 68% डिक्लाइन हो गया बूट्स की सेल में। 44% जो कॉटन ट्विस्ट यार्न है उसके इम्पोर्ट जो फॉल हो गई। चलो ये छोड़ो, ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट ये देखो कि कॉटन के बने हुए प्रोडक्ट्स में 22% का फॉल आया, है ना? चलिए बढ़िया। 55% फॉल इन सिगरेट्स भाई। आज भी भाई हम तम्बाकू कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वहाँ के जो हमारे पुराने जो फ्रीडम फाइटर थे वो बोले हम पिएंगे ही नहीं सिगरेट, और बोलो, है ना? चलिए, आगे चलते हैं। मूवमेंट ऑफ द लीडरशिप, पंजाब में हमको पता है अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले जी, जिन्होंने अपनी सारी की सारी कमाई लगा दी, और इन्होंने एक अफोर्डेबल स्टीमर कंपनी बनाई, स्टीम जो कि मतलब बोट नहीं होती, शिप्स होती थी, वो बनाई, ताकि हम स्वदेशी हो सकें, और जब इंडियंस को ट्रैवल करना है अक्रॉस इंडिया तो वो अपनी बोट में ट्रैवल कर सके, या फिर अगर साउथ अफ्रीका जाना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लायन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, लायन ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, मतलब इनको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं लायन ऑफ महाराष्ट्र। स्वदेशी मूवमेंट पे कांग्रेस डिवाइडेड थी, तो कांग्रेस ने ना 4 रेजोल्यूशन लेकर आई थी कांग्रेस, ठीक है? वो क्या थे? ये थे कि बाइकॉट करेंगे, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी एंड कंडेमनेशन ऑफ पार्टीशन, ठीक है? ये 4 रेजोल्यूशन पे झगड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद ये होता है कि जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि हम इस मूवमेंट को बंगाल बंगाल में रखें, क्यों ये पैन इंडिया लेके जाना है? तिलक जी कह रहे थे कि नहीं, ये तो पैन इंडिया जाएगी, ये पंजाब से लेके महाराष्ट्र से लेके बंगाल तक फैलेगी। मॉडरेट्स कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं, ब्रिटिश तोड़ देंगे हमको।
तो फिर मॉडरेट्स कहते हैं कि कांग्रेस हमारी है, तुम निकलो। तो फिर इसीलिए वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो कांग्रेस है उसका स्प्लिट हो जाता है, कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, ओके। तो सूरत स्प्लिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूरत स्प्लिट हो गया। और क्योंकि मॉडरेट्स को पता था भाई सरकार तोड़ देगी, तो फिर गवर्नमेंट का रिप्रेशन होता है, तिलक जी 6 साल के लिए जेल में चले जाते हैं। ठीक है, वैक्यूम हो जाती है लीडरशिप में। और अब इन लोगों ने क्या करा है, पूरी की पूरी स्वदेशी मूवमेंट को पूरा तोड़ा, मतलब पूरा ही तोड़ दिया, है ना। तो अब क्या होगा, जब तुम किसी चीज़ को दबाओगे, मान लो कि तुम पानी को दबाने की कोशिश करो, है ना, और एकदम वैक्यूम टाइट दबाने की कोशिश करो, तो क्या होगा, साइड से कुछ कुछ बुलबुले निकलेंगे, उसी को कहते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो अब क्या होगा, मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज होगा। ठीक है, जुगांतर वुगांतर सब एक्टिवेट हो जाएंगे, इन पे बम बम मारने शुरू करेंगे अब। ठीक है, हार्डिंग को हिला देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो स्वदेशी मूवमेंट में सेल्फ रिलायंस पे, स्वदेशी पे, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लाइक मेला, फिर उसके बाद को सिर्फ समितिज बनाई जो कि वॉलेंटियर्स थे। ठीक है, समितिज याद रखना, ये कहते थे कि तुम अंग्रेजों के पास कोई काम के लिए मत जाओ, हम समिति बनाते हैं, समिति पीसफुली रेजोल्यूशन करेगी। स्वदेशी एंटरप्राइज, सेल्फ रिलायंस, नेशनल एजुकेशन की अंग्रेजी शिक्षा जो है वो दिमाग को खराब करती है, हम नेशनल एजुकेशन लेकर आएंगे। पब्लिक मीटिंग्स हुई, प्रोसेशंस हुए और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया। एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड मेलास, जो कि जैसे गणपति फेस्टिवल हमारे तिलक जी महाराष्ट्र में लेकर आए। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे इसकी असेसमेंट है, लिखा है कि वाइड स्प्रेड एंगेजमेंट हुई, विमेन की पार्टिसिपेशन हुई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा के लिए क्या क्या हो गई, मासिस की पार्टी हो गई, है ना। स्वराज जो है या सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस का एजेंडा बन गया। और फिर इसी के साथ साथ अब जो कांग्रेस थी वो एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा की तरफ चल रही थी, मॉडरेट्स का जो एजेंडा था वो उसने एक बैक सीट ले ली थी। और आइडियल्स ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। पैसिव रेसिस्टेंस, अब तक ना हम रेसिस्टेंस नहीं कर रहे थे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स कर रहे थे। अब कह रहे थे कि तुम कुछ करो, हम रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन की फंडामेंटल या सिविल डिसोबीडियंस जो गांधी जी ने किया, उसका फंडामेंटल क्या था, पैसिव रेसिस्टेंस, जो कि यहाँ पे डेवलप हुआ। चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग का गठन हुआ, वो हमने वहाँ पे पढ़ ही लिया था। जिन्ना, जिन्ना वॉज नॉट द फाउंडर, ही ज्वाइंट इन 1913। ठीक है, जिन्ना दोनों हर हर जगह का अमरूद खाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो मुस्लिम लीग लार्जली बस खिलाफत आंदोलन के समय पर आई। ठीक है, जब खिलाफत आंदोलन था तभी ये कांग्रेस के साथ मिले। उसके बाद एक इनका लखनऊ पैक्ट आएगा, थोड़े टाइम में देख लेना, सूरत स्प्लिट के बाद। तो बस वहीं पे ये ज़्यादा थे, तो सूरत स्प्लिट हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट में हो गया। ठीक है, तो फिर कॉजेज ऑफ सूरत स्प्लिट हमको पता ही है। डिसएग्रीमेंट हो गया था किसके ऊपर, कंटिन्यूएशन ऑफ 4 रेजोल्यूशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द मूवमेंट टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो फिर जो मॉडरेट है वो कहते हैं वे तोड़ दिए जाएंगे, चुप हो जाओ। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि मौका मिला है भारत माँ को आज़ादी दिलाने का, तुम कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, तो फिर वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट के पास कांग्रेस की सपोर्ट चली गई, तो एक्सट्रीमिस्ट अकेले हो गए, ब्रिटिशर्स ने अकेले थे तो पकड़ के तोड़ दिया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और जो कांग्रेस थी उसको क्या नेगेटिव मिला, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट वर पॉपुलर लीडर्स, तो कांग्रेस को जो पॉपुलर क्या कहते हैं, जो पॉपुलर सपोर्ट थी वो मिल ही नहीं रही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, द डिवीजन रिफ्लेक्टेड अ शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसी एंड इन्फ्लुएंस्ड मॉडले-मिंटो रिफॉर्म्स रिगार्डेड एज अ नेशनल सेटबैक, अ स्प्लिट टेम्परेरीली स्टॉल्ड द मूवमेंट, लेकिन जो वियड द एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी एक्शंस रिवाइव द पब्लिक स्पिरिट अगेंस्ट द ब्रिटिश। आफ्टर 8 years द बोथ द फैक्शंस यूनाइटेड इन लखनऊ सेशन 1916। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन लोगों ने मास मूवमेंट तोड़ दी, कांग्रेस ही तोड़ दी इन लोगों ने, तो अब क्या होगा, राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म होगी। तो फिर क्या होगा, ये बम बम चलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद अब जो है बेसिकली, अब हम एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट देख रहे थे ना, नया फैक्शन आ चुका है रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी क्या कहते हैं, रेडिकल मेथड इस्तेमाल करो, ये कहते हैं पैसिव रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस, ये कहते हैं अग्रेसिव रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर सिंपली समझना होगा तो। और जो मॉडरेट है वो क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं, यहाँ पे मॉडरेट लिख लेते हैं ऊपर MOD, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस एंड अग्रेसिव रेसिस्टेंस। गोल क्या है, पूर्ण पूर्ण आज़ादी। ये कहते थे ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। की फिगर कौन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इंसिडेंट क्या करते थे, ये कहते थे कि जो जो हमारे ब्रिटिश सिंबल्स हैं उनको अटैक करेंगे, जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी, चिटागोंग आर्मरी रेड। ये कहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट इनका गोल था, कि स्वदेशी होना है। ठीक है, स्वराज।
फिलॉसफी क्या थी भाई, उठा के फेंको अंग्रेजों को। ये कहते थे कि ग्रेजुअली सेल्फ गवर्नेंस लेनी है। इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, इन्होंने वो अर्जेंसी क्रिएट करी कि भाई अब इंडियन नहीं रुक रहे, अब आज़ादी चाहिए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जैसे मॉडरेट कहते थे हम ही करेंगे, मासेस नहीं करेंगे, तो एक्सट्रीमिस्ट कहते थे मासेस भी आएंगे, तो उन्होंने पार्टिसिपेशन को वाइडर करा। ठीक है, तो डिक्लाइन क्यों हुआ भाई? डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि भाई अब मैं तुम इस देश के लिए, मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या देश के लिए मरना मिटना सही बात है, आप कहोगे सही बात है, मैं कहूँगा तुम मरोगे, तुम बोलोगे अरे क्या बात कर रहा है। तो वो सीन है, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इसलिए कभी फेमस नहीं हो पाई, मास सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, गोल तो मिला नहीं, और लीडरशिप की वैक्यूम थी ही, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी के असैसिनेशन के बाद तो कुछ बचा नहीं। फिर इसके बाद एक सोशलिस्ट ट्रेंड आ गई, जो रेवोल्यूशनरीज थे वो सोशलिस्टिक ट्रेंड की तरफ गए, ठीक है, सोशलिस्ट ट्रेंड आई, तो उसके बाद रेवोल्यूशनरी जील जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई। चलिए, मॉर्ले के रिफॉर्म आए जिन्होंने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को रखा, है ना, बस वही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देके मुसलमानों को क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया। ठीक है, बस हमको लग रहा था कि भाई ये सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, है ना, मतलब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमको लगा सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या करा, एक एलिमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया विद विद इनडायरेक्ट सब्सटेंस, विद इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया चीज़ लिखा, रिफॉर्म्स ऑफ 1909, रिफॉर्म्स ऑफ 1909, व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग सब्सटेंस दे गेव अस शैडो, व्हेन वी डिसाइड फॉर अ सेल्फ गवर्नमेंट ऑल दे गेव अस अ बेनोवलेंट डिस्पोटिज्म। ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हो चुकी है, गांधी जी अभी तक आए नहीं है, जब वर्ल्ड वॉर हो रही है ना, इसी के बीच में गांधी जी इंडिया में आते हैं 1915 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। ठीक है, अब तिलक जी जो हैं वो हैं जेल में, ठीक है, तिलक जी जेल में। तो अब क्या होगा कि तिलक जी जेल में गए तो थोड़े से रिफॉर्म हो गए, उनको ना उन्होंने थोड़ा सा अपने कोर्स करेक्शन किया, उन्होंने सोचा कि यार अकेला मैं करूँगा तो बार बार जेल में रहूँगा, बाहर रहूँगा पैसिव, मतलब थोड़ा सा कम एग्रेसिव रहूँगा तो ठीक रहूँगा। तो फिर तिलक तिलक जी को जेल से बाहर निकाला। ठीक है, तिलक जी जेल से बाहर आ गए, कैसे आए वो नहीं पता, बट तिलक जी जेल से बाहर आ गए। और अभी 1914 का टाइम है, अभी तक कांग्रेस के दो भाग बट चुके हैं, और कांग्रेस में दो लोग हैं, एक है एक्सट्रीमिस्ट और एक है मॉडरेट। अभी तक दोस्ती यारी हुई नहीं है, नहीं हुई है अभी तक दोस्ती यारी। ठीक है, तो अभी एक्सट्रीमिस्ट है, वो बेसिकली उन लोगों ने अभी तक उनका वो हुआ नहीं है। तो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन है, तिलक। अब तिलक तो इसलिए तिलक जी को बाहर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि भाई आप एक्सट्रीमिस्ट विंग को समझाओ और हमको वॉर में सपोर्ट चाहिए। तो और वो तिलक जी कहते हैं मैं करूंगा सपोर्ट, लेकिन हमें क्या मिलेगा, वो बोलते हैं यू आर आस्किंग फॉर दैट स्वराज, नो वी विल गिव यू दैट। तो एक्सट्रीमिस्ट को लगता है कि भाई स्वराज मिल जाएगा, तो ये सपोर्ट कर देते हैं। मॉडरेट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई सपोर्ट करते हैं, फ्यूचर में थोड़े से रिफॉर्म्स और मिलेंगे। रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई तोड़ो, जो मिले अंग्रेज उसको फोड़ो, और बेसिकली ये भगवान ने अपॉर्चुनिटी भेजी है, ये जो वॉर हुई है कि ब्रिटिश वॉर में बिजी है, हम इनको मार मार के यहाँ से भगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कि किसने किसको सपोर्ट करा, तो उसमें याद रखना कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ने सपोर्ट करा, और जो रेवोल्यूशनरीज थे वो इसके खिलाफ थे, है ना, रेवोल्यूशनरीज कभी भी अंग्रेजों से हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं थे। चलिए, अब देखो भाई वर्ल्ड वॉर हो रही है, ये 1919 तक होगी, तो गांधी जी अभी एंटर कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई गांधी जी कैसे सिनेरियो में इंडिया में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अब गांधी जी एंटर करने वाले हैं। तो देखिए भारत में हो क्या रहा है, भारत में वॉर चल रही है, इंडिया के ऊपर भी होगा, तो इकोनॉमी तो नीचे जाएगी, वॉर होगी तो। एग्रीकल्चर कैसा होगा, एग्रीकल्चर जो होगा सारा का सारा सामान तो बाहर जाएगा वॉर के लिए, तो भारत में एग्रीकल्चर तो कमोडिटीज़ की वही होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन में ये लोग मुसलमान, जो ऑटोमन टर्की थे ना, जो कैलिफ था, उसी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जो मुसलमान थे वो भी एनरेज थे कि भाई ये लोग क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो वर्किंग क्लास थी वो भी खुश नहीं थी, क्यों, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शंस की वर्किंग क्लास को ओवरवर्क बर्डन करना पड़ रहा था और उतने पैसे नहीं मिल रहे थे, और बाकी वर्किंग क्लास जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी क्योंकि इकोनॉमी क्रिपल्ड थी। और इंडिया का फिस्कल लॉस तो था ही, इसी के साथ साथ ह्यूमन लॉस, भाई सोचो, ये लोग इंडियंस की बॉडी छोड़ के आ गए वर्ल्ड वॉर में, जो वर्ल्ड वॉर में जो इंडियंस बाहर मर रहे थे छोड़ के आ गए, और ऐसे ही घर पे बोल दिया कि आपका बच्चा मर गया। और फिर वो आदमी भाई वॉर खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के थ्रू आके बता रहा है मैं तो जिंदा था। ठीक है, और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, वर्ल्ड वॉर में कहा कि आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, दिया कुछ भी नहीं। ठीक है, दिया क्या, कुछ भी नहीं। फिर इसी के साथ साथ अब देखो, अब वॉर चल रही है ना, तो हमने कहा ना कि अब मिलिटेंट एक्टिव होंगे, तो मिलिटेंट कौन से एक्टिव हो रहे हैं, गदर मूवमेंट एक्टिव हो रही है।
तो कोमगाता मारू का इंसिडेंट होता है, ये जो एक ना शिप होती है जो कि सिंगापुर से कनाडा की तरफ जाती है। कनाडा में किसकी सरकार है अभी? कनाडा कांडा हो गया। तो कनाडा कनाडा में किसकी सरकार है? कनाडा में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है इस समय, कनाडा भी एक कॉलोनी है। तो अब कोंगाता मारू जो थी वो कनाडा में आई, तो कनाडा की ब्रिटिश इंटेलिजेंस को लगा कि भाई इनको अगर यहाँ पे हमने रख दिया तो ये यहाँ पे आके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर सकते हैं और दे विल ओनली बी अ बर्डन ऑन अस। तो ये लोग कोंगाता मारू को वापस भेज देते कलकत्ता। और इसमें ज़्यादातर मतलब 80% जो थे वो पंजाबी थे। ठीक है, पंजाबी मतलब सिख एंड मुस्लिम, पंजाबी मुस्लिम। तो अब जब इनको कलकत्ता में उतारा और इनको ज़बरदस्ती ट्रेन में बिठाने लगे पंजाब जाने वाली, तो ये लोग विद्रोह कर दिए। तो फिर उन लोगों ने गोलियां चला दी, तो गोलियां चलाने के बाद क्या हुआ? गोलियां चलाने के बाद ये लोग भी गुस्सा हो गए। तो फिर उसके बाद गदर गदर पार्टी थी, उसने कहा कि भाई ये सिखों की बेअदबी हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके खिलाफ रेवोल्यूशन करेंगे। और गदर पार्टी फाउंड होती है 1913 को, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल। और ये जो कोम गाता मारू का इंसिडेंट होता है इसको ये कैपिटलाइज करना चाहती है। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे जो गदर है, जो गदर मूवमेंट है, इसकी दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है ना कि भाई ये जो लाला हरदयाल है, कहते हैं कि ना ये इतने ज़्यादा केपेबल नहीं थे। और गदर गदर की ना मतलब वो विजन बहुत ही छोटी थी, कि मतलब इनको लग रहा था कि जो कुछ लोग हैं उनको लेके ये लोग रेवोल्यूशन कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश सीआईडी को पता चल गया कि ये गदर लोग ऐसे कर रहे हैं, तोड़ दिए, पूरे की पूरी मूवमेंट ही तोड़ दी इन लोगों ने। ठीक है, कि ये अपराइजिंग प्लान कर रहे हैं पंजाब में, और पूरी की पूरी मूवमेंट तोड़ दी। चलिए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आ गए। गदर मूवमेंट का जब सीआईडी ने बताया तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आ गए, जिसका मतलब क्या था कि भाई इंडिया के डिफेंस करने के लिए अगर हमको किसी को जेल में डालना पड़े तो उठा के फेंक देंगे। ठीक है, चलिए। होम रूल मूवमेंट तिलक जी की, तिलक जी को पता था, एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैं रेडिकल हुआ तो फिर जेल जाऊंगा और मूवमेंट नहीं चल पाएगी, क्योंकि अभी तक यूथ या फिर मासेस रेडी नहीं है एक लीडरलेस मूवमेंट के लिए, जो कि वो रेडी हो जाते हैं 1940 में जब गांधी जी जेल में जाते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट चलाते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बार भारत जो है वो डोमिनियन स्टेटस की बात करेगा। होम रूल लीग मूवमेंट क्यों चलती है? क्योंकि वो 1909 के एक्ट से डिसअपॉइंटेड है। और इसी के साथ साथ जो आयरलैंड है, आयरलैंड को ये लोग, मतलब वर्ल्ड वॉर वन चल रही है और आयरलैंड को ये लोग डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं यूके। तो वो कहते हैं भाई आयरलैंड को दे दिया, हमको भी दो, हम कौन से पीछे हैं। फिर इसी के साथ साथ रशियन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस भी दिखता है कि रशियन रेवोल्यूशन जब वो चल ही रहा था तो उसने एक एडिशनल एज दिया लोगों को। फिर इसी के साथ साथ लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें कि कांग्रेस और दोनों के दोनों मिल जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि मूवमेंट अब बड़ी हो रही है। देख रहे हो बड़ी कैसे हो रही है? देखो, बड़ी ऐसे हो रही है कि इंटरनेशनली इनको पता है आयरिश रेवोल्यूशन के बाद होम रूल मिल गया, रशियन रेवोल्यूशन चल रहा है। जो कांग्रेस है वो रिकनसाइल होके, टू साइड्स ऑफ द कांग्रेस रिकनसाइल हो चुके हैं। ठीक है, एक डिसअपॉइंटमेंट है 1909 के एक्ट के बाद। तो अब क्या होगा भाई? अब ये स्टार्ट करेंगे और ये क्या बोलेंगे, हमको चाहिए सेल्फ रूल। तिलक जी यहाँ पे नारा देते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, आयरिश का इन्फ्लुएंस मैंने कहा ना कि एनी बेसेंट आ गई थी, तो एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग चलाई। होम रूल लीग के दो फेमस लीडर हैं, एक है एनी बेसेंट, एक है तिलक जी। फिर इसके बाद क्या होता है, नए ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, जो कि था डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ठीक है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब तो लिख दो, मोटिवेटिंग इंडियंस, प्रमोटिंग पॉलिटिकल एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, प्रेशर ऑन, वो सब होता रहेगा। ठीक है, मूवमेंट की सक्सेस क्या थी भाई? मूवमेंट की सक्सेस ये थी कि लखनऊ पैक्ट जो था वो होम रूल लीग मूवमेंट की वजह से हुआ, कि वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को होम रूल जो मूवमेंट थी वो साथ में लेके आ पाई। ठीक है, कि तिलक जी ने अपना हार्ड स्टांस को छोड़ा, और जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल से थोड़ा सा बियॉन्ड जाने की बात करी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, होम रूल लीग मूवमेंट जब ख़त्म होती है तो इसको ख़त्म करने के लिए भाई ये लोग हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कम्युनल राइट होती है। लेकिन इतने में ये समझ में आ गया था, जैसे आप यहाँ पे देखो, जो वर्ल्ड वॉर है वो कब ख़त्म हो रही है, इस पेज पे है 1919, है ना? तो अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही है, होम रूल लीग में सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो गई है। तो अब ये लेकर आएंगे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब ये लोग क्या लेकर आएंगे? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको कि क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं 1919 के। गांधी जी ने मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में क्या बोला? गांधी जी ने कहा इट वॉज ओनली अ मेथड ऑफ फर्दर ड्रेनिंग इंडिया ऑफ हर वेल्थ एंड प्रोलॉन्गिंग द सर्विट्यूड। क्योंकि हमको तो लग रहा था ना कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, कि हमारी डिमांड डोमिनियन स्टेटस की थी, और ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स ले आए। तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में क्या था भाई? मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया, जिसमें कि इन लोगों ने ये कहा था कि जो प्रोविंसेस होंगे,
है ना? जो सेंटर लेवल है, वहाँ पे तो यही सरकार चल रही है, चलती रहेगी। प्रोविंसेस में हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होगी और एक गवर्नर भी होगा। गवर्नर के पास होंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे, लेकिन गवर्नर के पास वीटो होगी एंड वीटो इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। बस यही था। इसी के साथ-साथ मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म में ये भी लिखा था कि 10 साल का फ्रेमवर्क होगा और 10 साल में हम इनको रिव्यू करेंगे। तो वहीं पे साइमन कमीशन आती है, ठीक है? और साइमन कमीशन के विद्रोह में ही कौन खड़े होते हैं? लाला लाजपत राय खड़े होते हैं, उनको लाठी पड़ती है और फिर भगत सिंह कहते हैं अब तो गुरुजी का बदला लेना पड़ेगा और वो सेंट्रल असेंबली में बम मारते हैं और फिर उसके बाद उनको जेल हो जाती है। चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में, प्रीलिम्स में दहाड़ के हम इसको पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इनकी थी और उसके बाद जब सोशलिज्म का राइज़ हो रहा है ना? आप देखो 1928 का टाइम है, 1928 में क्या हो रहा है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो अमेरिका और वेस्ट या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को पकड़ रहा है और वहीं पे लैंटर्न लेके खड़ा कौन हो रहा है? रशियन रेवोल्यूशन के बाद खड़ा हो रहा है रशिया या यूएसएसआर, है ना? तो रशिया जो है वो एक गाइडिंग लाइट बन रहा है वर्ल्ड के लिए कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे डेमोक्रेसी का भी एक ऑल्टरनेटिव है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अब सोशलिज्म का उदय हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, भगत भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को क्या कर देते हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं। ठीक है, वो चाहते थे कि ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशनरी वायलेंस हो टू इस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट इंडिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करेंगे। तो फिर उसके बाद काकोरी ट्रेन की रॉबरी होती है, ठीक है? सौंडर की असैसिनेशन की जाती है क्योंकि इन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर हमला करने की पर वो दी थी, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन दूसरे वाले सौंडर को मार देते हैं। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम मार देते हैं बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि आगे चल के हमको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला था झांसी में और गोरिल्ला वॉरफेयर में अपने लोगों को भी ट्रेन करा। चलिए, बढ़िया। आगे चलते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। 1918 टू 1939 मेरे फेवरेट, सबके फेवरेट गांधी जी का फेज़ आ चुका है। गांधी जी आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपने एक्सपेरिमेंट्स करे और वहाँ पे आइडिया निकाल के लाए जो कि था सत्याग्रह का। ठीक है, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किसके खिलाफ किया? साउथ अफ्रीका में ना भाई हर आदमी को एक ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था। तो हर इंडियन को कैरी करना पड़ता था कि भाई वो जो इंडियन आया है ना, उसके पास ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जेल में जाएगा वो। ठीक है, वो उसकी पहचान पत्र होती थी ताकि जो आउटसाइडर हैं वो मतलब जो आउटसाइडर हैं वो साउथ अफ्रीका में अलग अलग पहचाने जाएं। इसी के साथ साथ भाई साउथ अफ्रीका में ना एक ऐसा होता था कि जो भी ऐसा आदमी, इंडेंजर्ड लेबर होती थी। जब इंडेंजर्ड लेबर का मतलब ये होगा कि अंग्रेज आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो कहेंगे कि अगले 20 साल के लिए आप हमारी कॉलोनी में काम करिए, उस काम के बदले में हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसे इंडेंजर्ड लेबर कहते थे। अब भाई कोई इंडेंजर्ड लेबर है, वो 30 साल से साउथ अफ्रीका में, उसका भाई इंडिया में तो कोई बचा नहीं, माँ बाप मर गए, रिलेटिव पता नहीं है या नहीं है, तो वो क्या करेगा इंडिया में जाके? तो वो वहीं सेटल हो जाते थे। तो वो कहते थे कि ऐसे एक्स इंडेंजर्ड लेबर्स को पोल टैक्स देना हो। गांधी जी कहेंगे ये क्या बात होती है, पोल टैक्स क्या होता है? और इसी के साथ साथ एक वहाँ की जो कोर्ट थी उसने ये कह दिया कि हर वो मैरिज जो कि क्रिश्चियन रीति रिवाज से नहीं हुई वो इनवैलिड है। तो गांधी जी ने कहा कि आपके जो बच्चे हुए हैं उनको ये कह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं ये दे आर बास्टर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे बात गांधी जी ने करी तो गांधी जी ने बोला कि मैं इनके खिलाफ सत्याग्रह करूंगा। ठीक है, तो लोग भी आ गए गांधी जी के पीछे, तो रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मैं, देख रहे हो ना पैसिव रेसिस्टेंस का आइडिया कहाँ से आ रहा है? पैसिव रेसिस्टेंस का आइडिया आ रहा है स्वदेशी मूवमेंट से और गांधी जी उसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन साउथ अफ्रीका। तो ऐसे करके हमको याद रखना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल टैक्स, फिर उसके बाद इनवैलिडेशन ऑफ मैरिजेस। गांधी जी ने पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन बनाई और फिर गांधी जी ने सत्याग्रह के थ्रू लॉ में अमेंडमेंट करवाई। बस, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे कि तीन कठिया सिस्टम होता है। और तीन कठिया सिस्टम का मतलब क्या होता है? 3/20 ऑफ लैंड में आपको इंडिगो ग्रो करना है और वो आपको दे देना है। ठीक है, और उसका 2/3 जो है आप उसको बस दे दोगे, प्लांटर को दे दोगे, और 1/3 अपने पास रख सकते हो। फिर गांधी जी जाते हैं
और फिर वहाँ पे चंपारण एग्रेरियन कमेटी बैठती है, जो कि कहते हैं कि 25% ऑफ द मनी जो है वो कंपनसेट की जाएगी फार्मर को। गांधी जी को यहाँ पे कहते हैं बापू बापू, महात्मा कहते हैं। फिर गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जाते हैं। होता क्या है भाई, प्लेग बोनस दिया जाता है। अहमदाबाद में प्लेग फैला होता है, तो प्लेग की वजह से बहुत बीमारियां फैलती हैं, तो प्लेग बोनस देते हैं। इसी के साथ साथ जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमको हमारी जो हाइक है, उनको हमारी जो वेज है उसको 50% निकालो। और जो कंपनी वाले थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो कहते थे 20% ही देंगे। गांधी जी कहते हैं मिडल में आओ 35%। तो इंडस्ट्रियल वाले कहते हैं कि नहीं आएंगे, तो वो कहते हैं फास्ट अनटू डेथ करूंगा, तो फिर वो मान जाते हैं। और फास्ट अनटू डेथ गांधी जी ने सब सब कहाँ पे किया, पूना पैक्ट के टाइम पे किया है ना, कम्युनल अवार्ड के टाइम पर किया। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में होता है, और गांधी जी यहाँ पे बेसिकली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल या फिर आप कह लो कि मॉरल लीडर होते हैं। ग्राउंड पे कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा के लोग फिर इन्हें उपाधि देते हैं सरदार के नाम की। तो गांधी जी ने ये सारी की सारी मतलब गेन्स क्या थे, सत्याग्रह की टेक्निक गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ट्राई करी, इंडिया में भी कर ली, मासिस के बीच में अपना पैर रख लिया। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ समझ ली कि भाई मासिस की क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है कि भाई उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वीकनेस क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। 1922 में गांधी जी ने इसलिए प्रोटेस्ट जल्दी बंद कर दी। रिस्पेक्ट एंड डेडिकेशन है कि गांधी जी को रिस्पेक्ट मिल गई और डेडिकेशन मिल गई। ठीक है। तो गांधी जी के 5 एस होते हैं, इनको ऐसे करके याद कर लो। एक है सत्य, ट्रुथ जिसको कहते हैं, स्वदेशी, सर्वोदया, स्वराज, सत्याग्रह। ठीक है। तो गांधी जी की टीचिंग्स जो कि ऐसे आएगा ना, मेजर टीचिंग्स ऑफ गांधी जी, जो आज भी लगेगी, यही लिख देना। ठीक है। रेलेवेंस ऑफ गांधीयन थॉट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यही सेम चीज़ लिखनी है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर गांधी अराइवल, गांधी जी के अराइवल के बाद क्या हुआ, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन, इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई। खिलाफत का इशू था, तो खिलाफत में क्या था भाई, टर्की का जो ऑटोमन जो जो टर्क था, उसको बेसिकली ब्रिटिश ने बहुत ही गंदे तरीके से उसको मतलब ट्रीट करा, उसको उसकी गद्दी से उठा के फेंक दिया। ठीक है। तो खिलाफत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई। लेकिन फिर उसके बाद इसी से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये जो खिलाफत की मूवमेंट थी, ये किस किस की वजह से आई, ठीक है। सबसे पहला तो था, मतलब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये किस किस की वजह से आई। पहला रीज़न था खिलाफत, मुसलमानों के लिए। सिखों के लिए जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है। और गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसी शैतानिक रजीम के साथ तो नहीं रह सकते। और गांधी जी ने ये कहा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा, है ना, तो यहाँ पे लिखा है कि, और गांधी जी ने बेसिकली एक चीज़ कही थी कि स्वराज 1 साल में आ जाएगा। और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले ये कहा था, इफ इंडियन स्टॉप कोऑपरेटिंग द रूल विल क्रम्बल। एज प्रीवियसली सेड, इट वॉज ओनली इंडियन कोऑपरेशन दैट केप्ट ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया गोइंग। इफ इंडियन स्टॉप कोऑपरेटिंग द रूल विल क्रम्बल। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्शियल लॉ, जलियांवाला बाग, और इसी के साथ साथ हंटर रिपोर्ट आती है, और तरकी खलीफा खलीफा की मूवमेंट। ठीक है। अब क्या होता है, गांधी जी मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, चौरी चौरा का, चौरी चौरा में इंसिडेंट होता है। गांधी जी कहते हैं मैं बंद कर दूंगा। सिर्फ ये रीज़न नहीं था, दूसरा रीज़न ये था कि गांधी जी ने ये देखा था कि मासेस के बीच में क्या हो रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है। मासेस जो है वो थक रहे हैं। ठीक है। वेयर एंड टेयर हो रहा है, मासेस थक रहे हैं। इसी के साथ साथ टीटी ऑफ सवर, ये सेवरेस होती है। ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ सेवरेस के बाद क्या होता है, ये लोग जो टर्की का जो टर्की टर्की का जो जो मतलब इसको ट्रीटी ऑफ सेवरेस जो होती है ना, इसको री रिटर्न किया जाता है, और इसको इन फेवर ऑफ टर्की कर दिया जाता है कि मतलब टर्की सेक्युलर स्टेट होगी, उसका कैलिफ वैलिफ को दे दिया, मतलब एक जगह दे दिया एंड ऑल दैट। तो मुस्लिम जो थे वो बोले चलो ठीक है हमारा काम हो गया, तो मुस्लिम ने एग्जिट मार ली। ठीक है। तो गांधी जी ने कहा भाई मुस्लिम है नहीं, चौरी चौरा का आंदोलन हो गया है, इतनी माइटी फोर्स है ना। और इसी के साथ साथ मोफला वायलेंस भी हो रही थी, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे लड़ने लग गए। देख रहे हो, तो ये हमको कोई नहीं बताएगा। तो अब हमको बताए कि जो गांधी जी ने मूवमेंट क्यों विद्रॉ करी। पहला था चौरी चौरा, दूसरा था कि ट्रीटी ऑफ सेवर्स, एस या सेवरेस जो भी कह लो, ये री रिटर्न हो गई थी, और मोफला। ये 3 रीज़न बने जिसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि भाई मूवमेंट को पीछे लो, नहीं तो पीट दिए जाएंगे अब। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, लोग कहते हैं भाई ये गांधी कौन है, ये कल आया, आज मूवमेंट लीड कर रहा है, पूरी कांग्रेस हाईजैक कर ली। तो फिर जो सीनियर लीडर थे जैसे कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एन सी केलकर, वो कहते हैं भाई ये कौन है, जैसा कि ये आधे कपड़े पहनता है, आधा नंगा आदमी, इसकी बातें हम क्यों सुने। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है, ये जो है ये बेसिकली इनको कहते हैं प्रो चेंजर।
प्रो चेंजर का मतलब क्या होता है, ये कहते हैं कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करेंगे। कौन सा? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म याद करो, 1919 में आए थे। अब उसके पहली बार इलेक्शंस होने वाले थे। कब? 1923 1923 में पहली बार इलेक्शन होने वाले थे। लोग कह रहे थे हम क्यों माने, हमने मांगा इनसे भाई डोमिनियन स्टेटस, ये हमको दे रहे हैं, हम इनसे मान रहे हैं लड्डू, है ना, और ये हमको दे रहे हैं क्या बोलते हैं मतलब हमने इनसे मांगा मान लो महल, है ना, ये हमको दे रहे हैं रोड, समथिंग लाइक दैट। तो कांग्रेस ने कहा नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करना, और गांधी जी जो कर रहे हैं मस्त कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। सी आर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, हाकिम अजमल खान, ये सब कहते हैं कि नहीं भाई, हम लोग तो जाएंगे, हम लोग तो जाएंगे। तो फिर उसके बाद ऐसा हो गया ना कि कांग्रेस फिर से डिवाइड हो गई। एक हो गए प्रो चेंजर जिनको स्वराजी कहते हैं, और एक होते गांधीआइट्स या फिर नो चेंजर। तो अब क्या हुआ? अब बात ये हुई कि अब बात आगे आगे बढ़ती बढ़ती क्या होती है, अब बेसिकली होता क्या है, ये लोग जो स्वराजिस्ट हैं, है ना, जो स्वराजिस्ट हैं ये तो लड़ेंगे, क्योंकि गांधी जी का इतना थोड़ी ना ऑरा हो गया है अभी। तो स्वराजी जो हैं वो लड़ते हैं, और वो काउंसिल में जाते हैं और फिर वेहेमेंटली अपोज करते हैं, मतलब चढ़ जाते हैं वो सरकार पे, वो सब कहने की बातें। बट गांधी जी अब कहाँ हैं? गांधी जी जेल में, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो सारा नाटक हुआ। तो फिर गांधी जी जेल में होते हैं, वो कहते हैं, गांधी जी ने फिर से देखा भाई ये स्वराजिस्ट और गांधीयाइट फिर से हो रहा है, और फिर से अगर कांग्रेस टूट गई जैसे कि 1907 में सूरत स्प्लिट में टूटी थी, तो अपना कोई बचेगा ही नहीं बचाने वाला। तो गांधी जी कहते हैं भाई स्वराजी ही सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। तो जो जैसे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब मुंह देख रहे हैं भाई, अब हम क्या करें, हम तो इनको गाली दे रहे थे, हमारा तो जो गॉड फादर है गांधी जी वही कह रहे हैं ये बढ़िया है। तो फिर ब्रिटिश सरकार कहती है भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है गांधी, इसको बाहर निकालो। तो फिर गांधी जी को बाहर निकाल देते हैं, मतलब है ना, तो गांधी जी को बाहर निकाल देते हैं। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्यों निकाला, कैसे निकाला। ठीक है, फिर गांधी जी बाहर आ जाते हैं। फिर गांधी जी स्वराजियों को कहते हैं भूलना मत कि भाई कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो गव सेल्फ रूल है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो अब गांधी जी के अब बात आती है, स्वराज पार्टी ने क्या उखाड़ लिया काउंसिल में जाके, तो एक पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, उसको डिफीट किया इन्होंने। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल जो था उसको डिफीट करा इन्होंने। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने वो पॉलिटिकल वॉइड भरा जो कि गांधी जी की एब्सेंस में आया। इसी के साथ साथ इन्होंने दिखाया कि 1990 एक्ट कितना हॉलो है। वो तो कह रहे थे देखो हम तो जीत के आ गए, हम तो बैठे हैं काउंसिल में, क्या शक्ति है हमारे पास? कोई शक्ति नहीं है ना। इन लोगों ने असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिलेटिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, तो उससे इन लोगों ने पॉलिटिकल अवेयरनेस कराई। इसी के साथ साथ इन्होंने जो रीजनल जो रीजनल लीडर्स आए थे, उन सब के साथ मिलके एक यूनाइटेड नेशनल फ्रंट बनाने की प्लानिंग करी, है ना। इसी के साथ साथ जो इंडिया का बजट था उसकी इंटेंसिव स्टडी करी। समझ में आ रहा है कि ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे, कोई मद्रासी है, कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, तो सारे मिल के बता रहे हैं एक दिन तो इनको छोड़ेंगे नहीं, है ना, सारे स्वराजी बैठ के ऐसे बोल रहे हैं छोड़ेंगे नहीं। और फिर इनके पास रिलेटिव फ्रीडम होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो पॉलिटिकल अवेयरनेस कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि कितना हॉलो है 1919 का एक्ट, कि हम तो आ गए ना, हमको तो कोई पावर ही नहीं है। इन्होंने गांधी जी जब जेल में है तो उन्होंने वो पॉलिटिकल वॉइड को भरा और पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट करा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद क्या होगा, अब गांधी जी बाहर आ चुके हैं, ठीक है, गांधी जी बाहर आ गए। अब हो रही है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने ठीक ही काम किए, मतलब प्रोग्रेसिव कमीशन थी, लेकिन हमको इससे दिक्कत क्या थी भाई, हमको दिक्कत ये थी कि भाई ये जो है प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बॉल्डविन, इसने साइमन कमीशन में एक भी इंडियन को नहीं रखा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम डिटरमाइन करेंगे हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अंग्रेज कह रहे हैं तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, जो दे रहे हैं ले लो चुपचाप। तो फिर हमको गुस्सा आ गया, तो हमने बोला साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और फिर इसके बाद क्या होगा, जो यूथ थी, है ना, जब जब अब ऐसा हो गया ना कि मतलब अब यूथ जो है वो सड़क, मैंने कहा ना गांधी जी बहुत ही कैलकुलेटेड आदमी है, सही ये मतलब इन्होंने ये गलती करी, यूथ जो है वो सड़कों पे आ गई, क्योंकि लाला लाजपत राय सड़कों पर हैं, अपने भगत सिंह सर सड़कों पर हैं, सुभाष चंद्र बोस या फिर नेहरू जी, ये सारे सड़कों पे आ गए, है ना। ये नया नया फैक्शन आ चुका है, 1928 का टाइम है भाई। 1929 में नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल 29 एंड 30 दे आर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो नई फैक्शन जो है वो अब लीडरशिप लीडरशिप पोजीशंस में आ रही है ना। तो ये सारे के सारे आ गए, क्योंकि इतने टाइम से तो मूवमेंट कोई हो नहीं रही थी, गांधी जी जेल में थे, मास मूवमेंट कोई हो नहीं रही। तो इसीलिए अब ये सारे के सारों को बहाना मिला साइमन गो बैक, तो उन्होंने साइमन को वो बैक तो कर दिया। लेकिन लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, भगत सिंह कहते हैं मैं तो बदला लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद
भगत सिंह जो हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में बम मारते हैं। फिर इसके बाद एक आदमी होता है बर्किनहेड, लॉर्ड बर्किनहेड। बर्किनहेड कहता है कि साइमन कमीशन में तुमको जगह चाहिए। भाई तुम हिंदू मुसलमान से तो बाहर निकलो, फिर करना। तो फिर ये कहते हैं, तो फिर वो कहते हैं निकल जाएंगे तो चुप रहे। तो बर्किनहेड कहता है आई चैलेंज यू, यू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बनाते हैं नेहरू रिपोर्ट। दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एट मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं डोमिनियन स्टेटस चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेशन मतलब सेक्युलरिज्म। ठीक है। स्टेटस कैसा, डोमिनेंट स्टेटस, सेपरेट इलेक्टोरेट विद और वेटेज, और वेटेज फॉर माइनॉरिटी। फिर से उसके बाद सेक्युलरिज्म की बात होती है, रेसिडुअल मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, लिंग्विस्टिक लेवल पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, बिल ऑफ राइट्स की बात होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए और अडल्ट फ्रेंचाइज। अब आप कहोगे इंपॉर्टेंट बता दो, डोमिनियन स्टेटस, सेक्युलरिज्म, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अडल्ट फ्रेंचाइज जो कि इंग्लिश की तो औकात नहीं थी देने की, बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वो वाला। ठीक है। तो ये स्टार है, इसको याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि रिपोर्ट को किसने अपोज किया। जिन्ना। जिन्ना कहता है कि भाई नहीं, हम नहीं मानते इसको। हम जिन्ना ने 14 पॉइंट प्लान लेकर आया, जो कि कहता है कि सेपरेट इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए और 33% सीट सेंट्रल लेजिस्लेचर में शुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स एंड प्रोविंसेस शुड हैव रेसिडुअल पावर। यहाँ पे कह रहे रेसिडुअल पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि आज भी है। यहाँ पे कह रहे थे कि प्रोविंसेस के पास रेसिडुअल पावर होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज होनी चाहिए। तो फिर मतलब ये ऐसे ही कॉम्प्लेक्स खिचड़ी बनी और फिर उसके बाद इस रिपोर्ट पे कोई एक्शन हुआ भी नहीं। ब्रिटिशर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया इस रिपोर्ट पे। और वो भी एक रीज़न बना कि ब्रिटिशर्स ने बेसिकली टाइम वेस्ट करा दिया, भाई कुछ किया नहीं। तो फिर इसके बाद ऐसा होता है कि एक आदमी गुस्सा हो जाता है, दो आदमी गुस्सा हो जाते हैं, जो कि होते हैं सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू। ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई ये पापा ने क्या कर दिया, है ना। मोतीलाल नेहरू पापा ही तो थे एंड पंडित जी जो थे ही वो सेक्रेटरी, यहाँ लिखा है पंडित सन जवाहरलाल नेहरू वॉज द सेक्रेटरी। ये डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन क्या, हमको पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन को नहीं देखा पापा आपने। तो फिर ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं अपनी अलग लीग, जिसका नाम क्या रखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है। ऐसे करके बॉडीज बनती हैं। चलिए, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात हो जाती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते जवाहरलाल नेहरू एंड ये सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 में उठती है और पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में होता है, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं। और वो वहाँ पे अनफर्ल कर देते हैं इंडियन फ्लैग को और वो कहते हैं कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। फिर इसके बाद क्या होता है, और 1929 के बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, अभी देखो क्या क्या हो रहा है। पहले तो हो गया साइमन कमीशन के लिए विद्रोह। फिर इसके बाद लाला लाजपत राय की डेथ। तो पंजाब एकदम देख रहे हो, पंजाब गुस्से में है तो रेवोल्यूशन मतलब होना ही है। पहले जलियांवाला बाग का था तो नॉन कॉपरेशन कर दिया, अब लाला लाजपत राय की वजह से तो अब सिविल डिसोबीडियंस होगी, तो पंजाबियों को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। लाला लाजपत राय की डेथ हो चुकी है। डेथ क्या मतलब, डेथ भी नहीं, वो तो मर्डर ही मान लो, है ना। तो वो हो गया है, तो वो तो पंजाबीज भी हर्ट हैं। फिर इसी के साथ साथ साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब गांधी जी ने कहा कि समय आ गया है। तो गांधी जी अब क्या कहते हैं, देखो भाई गांधी जी कैलकुलेटिव आदमी है, वो कुछ भी इम्पल्सिवली नहीं करते। गांधी जी कहते हैं कि मैं सॉल्ट मार्च करूंगा। ठीक है, मैं सॉल्ट मार्च करूंगा 12 मार्च 1930 से। और अगर सरकार नहीं मानी तो मैं पूर्ण मतलब क्या कहते हैं, मैं फुल स्केल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। अब गांधी जी जब चल रहे हैं तो न्यूज़ फैल रही है ना। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वहां से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जब जब उन्हें लगता है कि गांधी जी के चलने की जो न्यूज़ है वो पूरे इंडिया में फैल गई। तो वो कहते हैं कि इस तारीख से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट है। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिमांड क्या है, पूर्ण स्वराज की, डोमिनियन नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इंडिया रिस्पॉन्स टू प्रपोज्ड 11 पॉइंट्स। तो ये 11 पॉइंट्स क्या है भाई, ये जो वाइसरॉय इरविन है ना, इसने 11 डिमांड्स रखी थी, कि इसने कहा था कि ये कर लो। ठीक है। तो वही था कि मतलब आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन्होंने वायलेंस नहीं करी, हम उनको
वो कर देंगे, छोड़ देंगे, जितना भी लैंड कन्फिस्केट किया है वो वापस कर देंगे, है ना? वो सारे के सारी चीज़ें, ठीक है? तो वही सारी वो 11 पॉइंट प्रोग्राम्स में लिखा था, विच वी हैव डन इन द फुल वीडियो। अब हम आगे चलते हैं। ब्रिटिशर्स का रिएक्शन क्या था? पहले तो रिप्रेसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब रिप्रेसिव रहे, और फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, गांधी जी जाते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये रहा गांधी इरविन पैक्ट, एंड गांधी जी विल गो टू दी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है? उससे पहले हमको नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समझना है। यहाँ पे था कि बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड कोर्ट। यहाँ पर क्या था? रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉज। यहाँ पे क्या है? बाइकॉट, कि हम नहीं, तुमसे रिश्ता नहीं रखना, कोई इकोनॉमिक रिश्ता। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम रिफ्यूज करते हैं इन लॉज को मानने के लिए, ठीक है? ये डिफरेंस मुझे समझाना था, बाकी तो रीजंस ही लिखे हैं, ठीक है? वही सेम चीज़ है, नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस थ्रू नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस बाय विद डायरेक्ट वायलेशन ऑफ स्पेसिफिक लॉ। तो इसमें लॉ को वायलेट करते हैं, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम कह लेंगे कि इसमें बेसिकली बाइकॉट होता है, इसमें वायलेट भी है और बाइकॉट भी है, एक स्टेप ज़्यादा है सिविल डिसोबीडियंस। यूपीएससी पूछ सकता है, लिखने को कुछ तो होना चाहिए, है ना? तो गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये कहा जाता है कि गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ठीक है? ब्रिटेन कहता है क्या कर रहा है इरविन, है काहे बैठ गया उसके साथ, तो फिर इरविन को भगा देते हैं, और इनकी जगह पे फिर नया आता है, ठीक है? नया वाइसरॉय आएगा जिसका नाम भी पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रपोज्ड कंडीशंस क्या थी। सॉल्ट की कंसेशन होगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे रह रहे सी शोर के पास, वो फ्री में बना सकते हैं विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। फिर इसके साथ-साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज़ करोगे, जो लैंड जो है उनको आप रिटर्न करोगे, जो मैं बता रहा था। जो रिप्रेसिव मेजर्स या ऑर्डिनेंसेस आई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको वापस लिया जाएगा। जो ऑफिसर्स ने रिज़ाइन करा, जैसे मान लो आप पुलिस में हो, आपने रिज़ाइन करा, या फिर आप आर्मी में हो, आपने रिज़ाइन करा, तो सीधी जेल होती थी 2 से 10 साल की। तो उन्होंने कहा हम लीनिएंट रहेंगे, और पीसफुल प्रोटेस्ट के राइट्स दिए गए। इन एक्सचेंज गांधी जी ने ये कहा कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद नहीं करी, सस्पेंड करी, और पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, गांधी जी वापस आते, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। इनको ये लोग उठा के येरवाड़ा जेल में डाल देते हैं, ठीक है? तो ये होता है। फिर इसके बाद अगर आगे चले तो पैक्ट के आउटकम्स क्या थे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, एंड इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट। वो कहते थे कि यार गांधी जी बार बार एज में जाके क्यों छोड़ देते हैं, चौरी चौराया बंद कर दिया, अब इरविन के साथ बैठ गए, एक बार फुल स्केल कर ही लेते हैं, एंड टू एंड आर पार देख लेते हैं। गांधी जी का पर्सपेक्टिव क्या था? गांधी जी का पर्सपेक्टिव ये था कि भाई देश का वाइस रॉय, है ना, देश का वाइस रॉय सेम टेबल पे बैठ के, सेम टेबल पर आ गया है, इससे बड़ी जीत क्या होगी, है ना? जो कि मिलना नहीं चाहते थे, वो सेम टेबल पर आ गए, और इससे बड़ी जीत क्या होगी? फिर इसके बाद गांधी जी ऐसे तो नहीं जा सकते थे, तो गांधी जी को लेजिटिमेसी चाहिए जाने के लिए, तो कराची सेशन होता है। कराची सेशन को हेड कौन करेंगे? कराची सेशन को हेड करेंगे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल कराची सेशन को हेड करते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस का स्वागत किया जाता है काले झंडों के साथ, क्योंकि यहाँ पर कहीं तो लिखा होगा, ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो, डेथ सेंटेंसेस। ओके, कहाँ लिखा है? ठीक है, मतलब यहाँ पे कांग्रेस का स्वागत होता है काले झंडों के साथ, क्योंकि यहाँ पे वो भगत सिंह को बचा नहीं पाते, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अब यहाँ पे जो कांग्रेस है वो कहती है कि गांधी जी हमारे सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट को हम एंडोर्स करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशन आया, आप देख रहे हो 1928 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, कुछ काम नहीं होता। 1930 में, 1931 में, सॉरी, 1931 में फंडामेंटल राइट्स, जो क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है? इसी के साथ साथ यहाँ पे फिर से कहा जाता है कि पूर्ण स्वराज इज आवर बर्थ राइट, हम तो लेके रहेंगे। इसी के साथ साथ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे, मतलब सेक्युलरिज्म। इसी के साथ साथ कांग्रेस ने भगत सिंह एंड अदर्स के जो सेक्रीफाइस है उनको रिकॉग्नाइज करा, ये बहुत बड़ी बात होती है। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडास, मतलब कराची रेजोल्यूशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट बिकेम फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडास।
पॉलिटिकल एजेंडा क्या है भाई? फंडामेंटल राइट्स, है ना? यही तो है, और क्या है? फंडामेंटल राइट, पूर्ण स्वराज, ये पॉलिटिकल एजेंडा हो गया। एंड माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन मतलब सेक्युलरिज्म, है ना? तो यही सब हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। गांधी जी बैठते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? मतलब कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं हो पाता सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कुछ भी बात नहीं, कुछ रेजोल्यूशन नहीं होता। गांधी जी अपना सामान उठाते हैं, निकल लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मिलता है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कम्युनल अवार्ड मिलता है। गांधी जी वापस आते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी, रिलॉन्च कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, और यहाँ पे वाइस रॉय कौन होता है? वेलिंगटन होता है। तो वो तो जा चुका है इरविन, और वेलिंगटन कहता है मेरे को मिलना ही नहीं है गांधी जी से। कौन है वो? मैं क्यों मिलूँ उससे, ऐसे करके। तो गांधी जी कहते हैं अभी बताते हैं हम कौन है। तो गांधी जी शुरू करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फिर उसके बाद इतनी मतलब पॉपुलर नहीं हो पाती ये वाली सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये गांधी जी को उठा के जेल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? कम्युनल अवार्ड मिलता है। ये कम्युनल अवार्ड क्या कहता है? सिख्स, सिंक हो गया भाई, सिख का, सिख, दलित को भी कम्युनल अवार्ड मिलेगा। तो गांधी जी ने सिख्स के लिए तो कुछ नहीं बोला। गांधी जी दलित्स को तो हिंदू ही मानते थे। वो कहते थे कि भाई ये तो पार्ट, ये तो मतलब अल्ट्रा हो गया, मतलब पहले इंटर होता था, इंटर रिलीजियस हिंदू मुस्लिम, ये तो भाई इंटर रिलीजियस कर रहा है। तो गांधी जी ने कह दिया मैं फास्ट अनटू डेथ करूंगा। अम्बेडकर जी के ऊपर भी फिर प्रेशर आया, और फिर पूना पैक्ट बनता है। ठीक है, पूना पैक्ट कैसा था, अच्छा था, बुरा था, ये सब तो नहीं आएगा, बट पूना पैक्ट होता है जिसमें ये कहते हैं कि यूनिफाइड हिंदू इलेक्टोरेट होगा, जिसमें कि दलितों की सीटें रिजर्व होंगी। इसका मतलब क्या है? कि वो सीट पे दलित खड़ा होगा, चाहे उसे वो मुस्लिम लीग खड़ा करा ले, अंबेडकर जी की पार्टी खड़ी करा ले, या कांग्रेस खड़ी करा ले। ठीक है, चलिए। तो इम्पैक्ट ऑफ पूना पैक्ट वही था कि मतलब बेसिकली अगर हम दलित पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहा जाता है कि भाई पूना पैक्ट में हुआ क्या? हाई कमांड तो भाई किसकी है? हाई हाई कास्ट हिंदूज की है ना कांग्रेस में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ये सब कौन है? अपर अपर कास्ट है ना? तो ये कहते हैं कि हाई कास्ट मतलब हाई कमांड तो इन्हीं की रही, और जो दलित इन लोगों ने फील्ड करे वो मेयर पपेट ही रहे।